हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टर्म पे हमने कंडीशंस वाले कुछ कंडीशंस डिस्कस कर ली थी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब उसी से एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड विद एंड विद, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए एंड विद, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे विद ई, ठीक। ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो यार इसके लिए बात करते थे, तो सबसे पहले देखो पहले के लिए बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। अब देखो इससे जो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सबसे पहले ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स कितने दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स हम देख लेते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ठीक है लेटर्स इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो बेटा कितने आ जाएंगे, 3, 3, 6 to 8 डिफरेंट लेटर्स आ जाएंगे। अब देखो 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब इन 8 में से सारे को हमें क्या करना है, सारे के सारे लेने हैं कि नहीं लेने। तो सारे के सारे लेने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आ जाएगा। सो केस फर्स्ट यानी क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब बताओ आपके पास कितना दिया था, 8 दिया हुआ है, 8 में सारे के सारे लेने हैं। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो आपके पास कितने लेटर्स दिए थे, n दिए थे, n का मतलब कितना आ गया 8, और एट ए टाइम सारे के सारे लेने हैं कि नहीं लेने। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 8p8 आ जाएगा। या अगर बॉक्स मेथड से सॉल्व करो, भाई हमने 8 बॉक्स बना लिए, पहला वाला बॉक्स कितने वे से 8 वे से, दूसरा वाला बॉक्स अब जो ये आ गया वो दोबारा आएगा नहीं, 7 वे से, 6 वे से, ऐसे कहाँ तक, अप टू 1 तक। इसका मीनिंग फैक्टोरियल 8 वे से। अब आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी 8 का मीनिंग क्या हुआ, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ठीक। इसका मतलब ये भी क्या आ गया, फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे ऐसे लिख दें 8p8 लिख के कर ले, चाहे ऐसे कर ले, दोनों बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। अब केस सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें। अब दो केस सेकंड पे आते हैं। अब दो केस सेकंड क्या गिवन है उससे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो केस सेकंड ये दिया है, कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी, यानी इसका मतलब इन्होंने कंडीशन इंपोज कर दी। तो कंडीशन जब इंपोज कर दी तो आप इसको सबसे अच्छा है मेथड बॉक्स की तरह से सॉल्व कर लो। तो आपने ये बोल दिया कि आपके पास देखो आपने 8 बॉक्स ऐसे बना लिए, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स आ गए। अब इन्होंने कहा है कि बिगिन विद टी, यानी टी फिक्स हो गया आपके पास, और एंड किस पे हो, ई पे हो, ये भी फिक्स हो गया। अब आपके पास 8 लेटर्स थे, 8 लेटर्स में 2 लेटर्स तो फिक्स हो गए, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है, कोई रिपीट तो करेगा नहीं। अब बचे कितने प्लेसेस, 6, और कितने लेटर्स बचे 6। तो अब इन 6 प्लेसेस पे 6 लेटर को कितने वे से अरेंज कर सकते हो, आपके पास दो तरीके। आपने बोला 6p6 बोल दें, या क्या बोल दें, फैक्टोरियल 6 बॉक्स है तो फैक्टोरियल 6 वे से। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720 आ गया। फंडा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए भाई, तो ऐसे अगर कोई कंडीशंस आ जाए तो उस हिसाब से ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन क्या दिए है। अब देखो कंडीशनल के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस खुद सारे दिए होंगे आपको, और कितने इजी है देखो, फीलिंग लो। क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी हैड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओमेगा। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, O and A ऑक्युपाइंग द एंड प्लेसेस। अब देखो आपने यार सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक,
अब देखो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ओमेगा में टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने 5 बॉक्स बना लिए, पहला पार्ट के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ओमेगा के लिए हमने ये बोल दिया 5 ये बॉक्सेस आ गए। ठीक, तो 1 2 3 4, तो ये 5 बॉक्सेस आ गए। ओ एंड ए ऑक्यूपाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड प्लेसेस पे आनी चाहिए। अगर एंड प्लेसेस पे आनी चाहिए तो इसका मतलब देखो, अब देखो समझना, खूब अच्छे समझना। एक केस हो सकता है देखो ओ यहाँ पे आए तो ए यहाँ पे आ जाए, और एक केस हो सकता है यहाँ पे ए आए यहाँ पे ओ आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ओ और ए का जो इंटरचेंज है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो हमने जब बॉक्स बनाया, हमने ये बना दिया ऐसे, हमने कहा ये दिया हुआ है दिस दिस दिस, ठीक, और ये 1 2 3 4 5। अब हो सकता है देखो इसको ऐसे करें, तो इस बॉक्स पे देखो आप देखो जो कंडीशन होती है उसको पहले फुलफिल करते हैं। देखो आप यहाँ से समझ लो, ठीक, यहाँ पे ओ था या ए आ जाएगा, यहाँ ए था तो ओ आ जाएगा, ऐसे समझ लो। तो ये चांस कितने वे से हुआ, 2 वे से हुआ। ठीक, इनटू। ठीक, अब इसको दो तरीके से समझते हैं। अब देखो यहाँ अब आपके पास कितने लेटर्स बचे, 3, तो इसका मतलब 3 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब इस वाले में कोई भी नंबर आ जाएगा, जो बचे हुए नंबर है 3 वे से, फिर ये 2 वे से, ये 1 वे से, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो 6 × 2 12 वे से हम टोटल अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे वे से सॉल्व करना चाहें, हमने कहा यार देखो ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक, ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे बात कर लेते हैं। तो आपने कहा यार या इस वाले बॉक्स पे या तो ओ आएगा या तो ए आएगा। अब देखो जो कंडीशन है उसको सबसे पहले फिलअप करते हैं। तो कंडीशन किसके साथ थी, ओ और ए के साथ। तो इस बॉक्स पे ओ आएगा तो इस बॉक्स पे ए आएगा, तो इसका मतलब ये प्लेस कितने वे से फिलअप हो जाएगा, 2 वे से। अब जब इस वाले बॉक्स में कोई 2 में से कोई एक आ जाएगा, जो बचा हुआ होगा वही तो आएगा, तो ये वाला बॉक्स कितने वे से जाएगा, 1 वे से। अब बचे कितने बॉक्स हैं आपके पास, 3, नंबर्स भी आपके पास कितने हैं, 3, तो फैक्टोरियल 3 वे से। तो इसका मतलब 2 × 1 × फैक्टोरियल 3, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 12। बात समझ गया कि नहीं समझ गया, फिर से समझ लो। देखो आपको बताया गया है फर्स्ट वाले में केस, तो ये 2 या 1 वे से आ सकता था। अब पहले कंडीशन ही आपको समझ में आई क्या, कंडीशन हमें फुलफिल करना है। तो ये जो वेज होगा ये कितने वेज हो जाएगा, 2 वेज हो जाएगा। अब कंडीशन मतलब लास्ट प्लेस पे था, एंड प्लेस पे था, तो इसका मतलब ये 1 वेज। अब बचे हुए प्लेस दिस आ गया। ठीक, चलिए अब इसी के साथ दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड प्लेस। कह रहे हैं ई बीइंग ऑलवेज इन द मिडल। अब आपने बोला कितने बॉक्स हैं आपके पास, 5 बॉक्स हैं, ये तो हो गया 1 2 3 4। तो ई को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब आपके पास कितने लेटर्स बचे, 4 लेटर्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब 4p4 या फैक्टोरियल 4। तो इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, 120 वेज आ जाएगा, नहीं सॉरी 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं क्या दिया है, वोवेल ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अब देखो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो आप बॉक्स बना लिया हमने कहा ये कितने बॉक्स हैं, 5 1 2 3 4, 5 बॉक्सेस आ गया। अब देखो इन्होंने सबसे पहले वोवेल बोला, तो वोवेल कौन सा आ गया, ओ ई एंड ए। तो अब देखो यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन कौन से, देखो फर्स्ट प्लेस ये हुआ, थर्ड प्लेस ये हुआ, एंड फिफ्थ प्लेस ये हुआ। आपके पास वोवेल कितने हैं, 3, तो वोवेल जो आ गए, ठीक है, तो आपके पास जो वोवेल आ गया वो बेटा कौन कौन से हैं, एक है ओ, एक है ई, एक है ए। आपके पास ऑड प्लेसेस कितने हैं, तो ये ऑड प्लेसेस आ गए। ठीक, अब ये ऑड प्लेसेस दिए हुए हैं, तो आपके पास 3 प्लेसेस हैं और 3 नंबर्स हैं, ठीक है, या 3 लेटर्स हैं। तो कितने वे से, जब नंबर्स और प्लेसेस दोनों सेम हो जाए तो फैक्टोरियल 3 वे से। तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 वे से। अब देखो एक कंडीशन आई, अब हमारे पास 2 लेटर्स बचे, एम एंड जी, ठीक, तो उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 2 प्लेसेस हैं, तो 2 प्लेसेस हैं, 2 नंबर्स हैं, तो फैक्टोरियल 2 वे से। तो इसका मतलब 6 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 12 वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फंडा क्लियर, ठीक, वोवेल्स ये आ गए, ऑड प्लेसेस ये आ गए, इनके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। अब देखो आपने फोर्थ के लिए बात कर लिया, कह रहे हैं वोवेल्स बीइंग नेवर टुगेदर। अब देखो वोवेल्स नेवर टुगेदर, अब देखो ये पार्ट जब आ जाता है, अब देखो समझ लेना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यानी नेवर टुगेदर, तो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल दो। ठीक है, कितने तरीके से टोटल बन सकते हैं, ठीक, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो
और माइनस कर दो व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑलवेज टुगेदर, इन्होंने कहा कोई भी एनी टू नहीं बोला, इन्हें वॉबल्स बीइंग नेवर टुगेदर। अगर एनी टू के लिए बोल देते तो वहां पे दूसरा केस के लिए बात कर लेते, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे ऐसे बोल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे ऑलवेज टुगेदर। सबसे पहले जब कभी भी नेवर टुगेदर हो, ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, द वॉबल्स नेवर टुगेदर, इसका मीनिंग क्या आ गया, आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ओ total number of arrangement minus when vowels are together, ठीक है, are together। अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, इसके लिए बात कर लेते हैं, तो वॉबल्स आर टुगेदर के लिए बात कर लेते हैं। तो अब देखो समझना यहाँ पे, तो वॉबल्स आर टुगेदर के लिए बात करते, देखो समझना, तो अब आपने ये बोल दिया वॉबल्स आर टुगेदर के लिए, तो सबसे पहले देखो वॉबल्स अगर टुगेदर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, तो इसका मतलब वॉबल्स कौन से हुए, देखो ओ ई ए, देखो इसको एक मान लिया, ठीक, अब बचे कौन, एम, और कितना हुआ, जी हुआ, तो अब देखो इसको जब एक मान लिया तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 लेटर्स है, कितने वे से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3 वे से। अब लेकिन जिसको एक मानते हैं उसको भी तो अरेंजमेंट करते हैं, तो इंटू 3 वे से, फैक्टोरियल 3 वे से, पक्का ना। तो ये बात पहले भी कर चुके हैं, जब कभी भी जैसे इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस में एक हमने किया था, ठीक, INS में जो है सबको से एक साथ ले लिया था, तो वैसे इसका मतलब ये कंडीशन ही आ गई, ये सेम हो गए, तो जितने लोग सेम हो गए उसको 1 मान लो, तो 1 मान लिया, फिर उनका अरेंजमेंट भी कर लिया, तो ये आ गया जब सारे टुगेदर आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, कितने लेटर्स है, 5 में से कोई भी कंडीशन लगाई जाए तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना आ जाएगा, 120 माइनस ये कितना आ गया, 6 इंटू 6 आ गया, 36 आ गया, बात समझ गए। तो इसका मतलब 36 जाएगा, तो 1600 में से 16 चले गया तो 84, तो ये 84 आ जाएगा, ठीक। तो 84 वे से क्या हो सकता है, ये हो सकता है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, फंडा क्लियर, बात समझ गए ना, ठीक है। जब कोई भी कंडीशन हो, यानी इसका फंडामेंटल ये हुआ, जब कोई भी कंडीशन हो तो सबसे पहले आप कंडीशन के साथ फुलफिल कर लेते हैं, ठीक। देखो हमने वहां पे इससे पहले लास्ट लेक्चर में C3 पॉइंट्स तक बात की थी, मैंने कहा था 1 पॉइंट और 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात कर ले रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट C4 पे आ जाते हैं। अब वो है क्या, उसके बारे में बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, कह रहे द नंबर ऑफ परमुटेशंस the number of permutations of n different things taken are at a time when each thing, अब देखो समझना, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी थिंग जो है, वो केवल वन टाइम आती थी। अब लेकिन वो ईच थिंग कई टाइम मे बी रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, थिंग मे बी रिपीट may be repeated any number of times। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, देखो समझना, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इज, अब ये कितने वे से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है,
देखो समझ लो पहले, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छे से समझ में आ गए, लास्ट 3 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो उसमें जो पहला पॉइंट हमने दिया था, जब कोई कंडीशन लगा दी जाए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमने लाइक अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए बात कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, एक कोई सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर ली थी, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। अब देखो समझना, नेक्स्ट क्या दिया, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स दिए। इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि यार, जैसे मान लिया कि मोबाइल नंबर है। अब देखो मोबाइल नंबर्स के लिए अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आप जो मोबाइल नंबर्स के जो डिजिट्स होते हैं वो कहाँ से इंक्लूडेड है, 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर होता है। अगर मान लिया, अगर हम ये बोले 10 डिजिट का नंबर है, तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम, अब तो पहले क्या होता था 99 से स्टार्ट होता था, अब तो वो भी कुछ नहीं है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखो, अगर 10 डिजिट के 10 बॉक्स बना लें, देखो समझना, ये हम 4 डिजिट का नंबर लेके आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लिया अगर हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं और हमसे ये बोला जा रहा है ये 4 डिजिट का जो नंबर है, कोई भी नंबर कितने भी टाइम्स आ सकता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर इज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो 4 डिजिट नंबर बोल दिया गया, हमने क्या बोल दिया, 4 डिजिट नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अब 4 डिजिट, अब देखो आपको पता है अगर 4 डिजिट नंबर चाहिए तो स्टार्टिंग में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो अब आपके पास नंबर्स कितने बचे, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। तो इसका मतलब पहले बॉक्स में कोई भी नंबर, यानी एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक। ऐसे कहां तक आ सकते हैं, 9 तक आ सकता है, एक्सेप्ट 0। तो पहला वाला बॉक्स कितने वे से फिलअप किया जा सकता है, 9 वे से फिलअप किया जा सकता है। अब समझना, अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसका मतलब सेकंड बॉक्स में भी तो हो सकता है 2 आ जाए, सेकंड वाले बॉक्स में भी 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाले बॉक्स में अब 0 भी आ सकता है। तो सेकंड वाले बॉक्स के लिए अब टोटल चांस कितने हुए, तो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। जब कभी रिपीटेशन अलाउड हो जाए, इसका मतलब कोई भी नंबर कितने भी बार आ सकता है। इसका मतलब इस वाले बॉक्स में कोई भी नंबर 10 वैसे आ सकता है। इस वाले बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे भी रिपीटेशन इज अलाउड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन जब अलाउड होती है तो कोई भी नंबर कितने बार आ जाए। इसका मतलब अब देखो, इससे पहले में क्या होता था, अगर 2 यहाँ आ गया तो इस वाले बॉक्स में 2 नहीं आता था, तो एक नंबर कम हो जाता था। लेकिन अब कोई कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब ये बोलो, अब आपके फीलिंग आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है वो कितने वे से कर सकते हैं, ये भी 10 वे से कर सकते हैं, ये वाला बॉक्स भी कितने वे से कर सकते हैं, 10 वे से कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चांस कितने आ जाएंगे, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, पक्का ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब 9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3। इतने वे से हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाता है। अब देखो समझो, ये बात समझ लेते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आपको क्या चाहिए, एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम, यानी इसका मतलब आर एट ए टाइम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर हमने बॉक्स बना दिया। अब बताओ, कोई भी एन डिफरेंट थिंग्स हैं, हमें आर टाइम चाहिए। तो ये बताओ, पहले टाइम्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वे से आ सकता है। जैसे मान लिया आपके पास, ठीक है, मान लिया 3 बॉक्स हैं, एन ऑब्जेक्ट थे, तो इसका मतलब देखो भाई, इसका मतलब पहले वाले बॉक्स में कोई भी नंबर कितने वे से आ सकता है, 9 वे से, सॉरी, एन वे से। दूसरे वाले बॉक्स में भी एन वे से, तीसरे वाले बॉक्स में भी एन वे से। तो इसके मतलब 3 बॉक्स थे तो 3 टाइम्स हमने लिया, तो एन की पावर 3। ऐसे 4 बॉक्स मान ले, चलो भाई हमने 4 बॉक्स मान लिया। तो ये बताइए, अगर हमने 4 बॉक्स मान लिया तो इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, कितने वे से आ जाएगा, एन टू पावर 4 आ जाएगा। ऐसे अगर एन, अगर हमने आर बॉक्सेस मान लिए, ये आर बॉक्स दिए हुए हैं आर टाइम्स, ठीक है, या आर बॉक्सेस अगर कंसीडर कर लिए, तो इसका मतलब आपके पास कितना है, पहले में एन, इसका मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, एन टू पावर आर आ जाएगा। बात समझ गए, या हम ऐसे लिखे हैं, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन कितने टाइम्स, आर टाइम्स, ये आ जाएगा। तो टोटल बिट कितना आ जाएगा, एन टू पावर आर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा आ जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। अगर हमने ये मान लिया, ठीक है, अब देखो समझना, अच्छे से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कहा अ चाइल्ड हैज 4 pockets
and 3 marbles. In how many ways can the child put the marble in his pocket? चलिए भाई, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक, जल्दी से आप सोचिए भाई क्या करेंगे। अब देखो, अब इन्होंने, अच्छा ये बताओ, आपके पास भाई 4 पॉकेट्स हैं, तो अब इन्होंने कहा तो है नहीं भाई एक जो मार्बल है किसी एक ही पॉकेट में आएगा, ओनली 1 मार्बल इज इन 1 पॉकेट। ठीक, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। इसका मतलब भाई अब बताओ, पहले पॉकेट में वो कितने वैसे मार्बल रख सकता है? देखो, अब हमें रखना क्या है? मार्बल्स को रखना है। ठीक है, तो पहला वाला मार्बल्स कितने वे से रख सकता है? अब 4 पॉकेट्स में आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट मार्बल के लिए चांस कितना हुआ? 4 वेज। सेकंड मार्बल के लिए भी चांस कितना हुआ? 4 वेज। क्योंकि कोई भी रिपीटेशन है, कोई भी कंडीशन तो है नहीं, तो पहला वाला मार्बल भी कितने वे से पुट अप कर सकते हो? 4 वे से। दूसरा वाला मार्बल भी कितने वे से पुट अप कर सकते हो? 4 वे से। थर्ड वाला मार्बल भी कितने वे से पुट अप कर सकते हो? 4 वे से। इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो चांस आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 टू पावर 3। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम ये कर सकते हैं, तो द फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट, ठीक, द फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट into the pocket बोलो हाउ मेनी वेज? इन 4 वेज। ठीक है, इन 4 वेज। सिमिलरली, सो द सेकेंड मार्बल can also be put, अब बोलो वो भी कितने वे से आ जाएगा? be put in the pocket। ठीक, be put in the pocket। बोलो बेटा कितने वे से आएगा? in 4 वेज। अब सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी बोलो कितना आ जाएगा? थर्ड के लिए भी बेटा ये क्या आ जाएगा? सेम चीज थर्ड के लिए भी आ जाएगी। ठीक, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, अब यहां पे मैंने थर्ड का लिख दिया है ना, सिमिलरली फॉर थर्ड, ठीक, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। टोटल कितने वेज आ जाएंगे? 64 वेज आ जाएंगे। फंडा क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो जाता है जब कोई भी चीज रिपीट होने लगे तो ऐसे आ जाता है। ठीक, पक्का? तो ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे, हमें सॉल्व करना, याद रखना। देखो अब एक बात समझ लेना, रिपीटेशन आ गए तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, रिपीटेशन नहीं है तो ये ऐसे सॉल्व कर लेना है। ये सब चीजें हमें याद रखनी, बस 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, कि कब हमें एडिशन यूज करना है, कब हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, कब हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है। ठीक है, अब देखो परमुटेशन हमने पढ़ा, जो परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। अब देखो लगे हाथ हम लोग एक कॉम्बिनेशन का भी बात पढ़ लेते हैं तो चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हमने समझ ही लिया था कि भाई अगर आपको सिलेक्शन करना है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम बेसिक चीजें देखो, अभी चूंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मिक्स सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, तो हमने देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम अगर सॉल्व कर लें तो आप ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझना, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन के लिए बात कर ले रहे हैं। आपने ये बात की थी कि भाई अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r एट ए टाइम सेलेक्ट किए जा रहे हैं। देखो परमुटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अगर r डिफरेंट ऑब्जेक्ट अरेंज करना होता है तो क्या होता है आपका?
एन पी आर आ जाता है। ठीक, परमुटेशन के लिए उसका वैल्यू क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है आपके पास, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें आर एट ए टाइम सेलेक्ट करना है। देखो सिलेक्शन का मतलब उसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पहले ले लो कोई भी बाद में ले लो, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, एक बात ये समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया। अब जैसे आपके पास एन ऑब्जेक्ट थे, उसमें से कोई आर ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एन सी आर। और एन सी आर की बेटा वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आर आ जाएगा। ये सब चीजें हमने लास्ट टर्म पे अच्छे से बात कर ली थी। अब देखो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो अगर हम कॉम्बिनेशन, देखो एक दो बातें अगर हम ये कर लेते हैं कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग, चूंकि अब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग करने हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक, तो अब देखो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ ही लिया था कि भाई कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, एनसीआर। ये तो सब बातें हो ही गई। एन क्या हो जाएगा, एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा, आर आ जाएगा। और एन बिलोंग्स टू बेटा कितना आ जाएगा, एन एन आर बिलोंग्स टू बेटा कितना आ जाएगा, नेचुरल, या हम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। आर क्या आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है आर की वैल्यू। ठीक, देखो समझना, देखो सबसे पहले इसमें एक दो बातें पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कहा नोट्स के लिए, देखो इसमें एक दो प्रॉपर्टीज है, जैसे एन के लिए दिया हुआ था। देखो जैसे आपने अभी बोला, आपने क्या बोला था, एन पी जीरो की वैल्यू बेटा पहले पढ़ लिया था। एन पी जीरो की वैल्यू बेटा कितनी होती थी, 1 होती थी। ठीक है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो कितना आ जाएगा, 1। ये पहले भी पढ़ लिया था। एन पी एन की बेटा वैल्यू हमने क्या पढ़ ली थी, फैक्टोरियल एन पढ़ ली थी, ये पढ़ लिया था। वैसे ही अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट अगर दिया हुआ है, अब ये एनसीआर के लिए बात करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एनसीआर, एनसीआर की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है। एनसीआर और एनसी एन माइनस आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो, देखो जब कभी भी अगर ये दिया हुआ है एनसी एक्स इज इक्वल टू, अगर एनसी वाई दिया हुआ है, इफ एक्स डज, देखो या तो ये दोनों बराबर होंगे, एक्स और वाई दोनों इक्वल होने जाने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुए तो देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, एन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अगर एन सी एक्स, जैसे सपोज जैसे मैंने बोला कि 5c3 इज इक्वल टू 5c लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, और x नॉट इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब देखो ये x की, इसका मतलब 3 प्लस एक्स की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और देखो आनी भी चाहिए, देखो समझना, अगर हम 5c3 के लिए बात करते हैं, देखो 5c3 का मतलब कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, आपको पता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो 5 माइनस। अब देखो समझ लेना, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट, देखो अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, जो भी पॉइंट दिया हो। ठीक, जैसे मान लिया देखो NC0 की जैसे NPN की वैल्यू होती है, वैसे NC0 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो NC0 और NCN, जैसे NPN में होता था, डिफरेंट होता था, लेकिन NPN दोनों सेम रहेगा। क्यों, देखो इसका मतलब अभी अभी आपने बात पढ़ी कि नहीं, NCR इज इक्वल टू कितना होता है, NCN माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस सेम रहता है। तो NC0 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस 0। तो इसका मतलब NC0 NC, और आना भी चाहिए, देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसकी बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, और आपको पहले मैं बताई भी चुका हूँ कि भाई NCR और NPR का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बोल दें NPR की बेटा वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल R इंटू NCR। अब हम इसका खूब यूज़ करेंगे अभी। ठीक, अगर हम डायरेक्टली परमुटेशन यूज़ कर लें या डायरेक्टली सिलेक्शन यूज़ कर लें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक, पक्का, अब जरा समझना जरा। ठीक है, अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 36,
एंड NCR इज इक्वल टू 84। अब बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? देन फाइंड अच्छा एक चीज और रह गई, ठीक है, ये NCR एंड NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 126, ठीक। देन फाइंड R। बेटा हमें देखो ये चाहिए क्वेश्चन, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखो हमें क्या दिया है, NCR माइनस 1 इक्वल टू 36, NCR इज इक्वल टू 84, NCR प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन से मैं आपको एक फंडा सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये गिवन है और आपसे ये बोला जा रहा है कि इसकी देन R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि आप यहाँ पे देखो हमको NCR माइनस 1 दिया है, देखो यहाँ पे सब में N सेम आ रहा है, और देखो ये दिया है R माइनस 1, R और R प्लस 1 यानी कंजिगेटिव, यानी एक ग्रेटर दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा दिया हुआ है तो एक दो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वैसे अभी हमने बताया भी नहीं, लेकिन अब देखो ये समझ लो, देखो इसके लिए यहीं पे हम लोग बात कर ले रहेंगे। जैसे क्या दिया होता है, NCR अपॉन NCR माइनस 1, यानी कि अगर दो नंबर का दोनों में n सेम हो और यहाँ का डिफरेंस कितने का हो, 1 का डिफरेंस हो, और डिनोमिनेटर में 1 लेसर हो, तो डायरेक्टली देखो इसको लर्न करने का मेथड, अभी इसकी प्रूविंग बता देंगे। इसको लर्न करने का मेथड क्या हुआ, देखो आप क्या लिखो, n जो n था, जो डिनोमिनेटर वाला था वो माइनस कर दो, n माइनस 1 दिस अपॉन बेटा ये वाला r, ठीक। जैसे मैंने बोला NC5 अपॉन NC4 दिया है, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, n माइनस 4/5 डायरेक्टली, ठीक। अब इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं, देखो समझ लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर डालेंगे हम लोग। देखो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। तो एक ये आपको लर्न करना है, NCR अपॉन NCR माइनस 1 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, n जो अपॉन वाला है उसको माइनस कर दो, दिस आ जाएगा यहाँ के बेस में, ठीक है। बस डिफरेंस दोनों का 1 होना चाहिए, और न्यूमरेटर वाले का R क्या होना चाहिए, 1 ग्रेटर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब देखो इसकी एक बार प्रूविंग के लिए आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, अगर हम लोग क्वेश्चन में देखा तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, NCR माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी, 36, ये दिया है 84, तो 84 अपॉन 36 इज इक्वल टू बेटा n हमको पता नहीं, माइनस R भी पता नहीं, तो R माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू दिस 7 आ जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7R इज इक्वल टू 3n माइनस 3R प्लस 3 आ जाएगा, तो 10R इज इक्वल टू 3n प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो एक बात ये आ गई। अब देखो सिमिलरली इसी फॉर्मूला देखो इसमें दोनों में यूज कर ले रहे हैं, तो NCR प्लस 1 अपॉन NCR के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों में एक का डिफरेंस है कि नहीं, कितना आ जाएगा, n माइनस R अपॉन R प्लस 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे कर लें तो ये आपका आ जाएगा पक्का, ठीक। अब बताओ इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 126 अपॉन बेटा कितना दिया है, 84 दिया हुआ, ठीक। 84 गिवन है, अब इसके लिए बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 42 जा, ठीक, 84 42 3 जा, दिस आ जाएगा। तो इसका मतलब 2n माइनस 2R इज इक्वल टू 3R प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, तो 2n इज इक्वल टू बेटा ये कितना आ जाएगा, 5R प्लस 3 आ गया। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो n और r में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा हमें क्या चाहिए था, दिस, तो यहाँ से n की वैल्यू रख ले रहे हैं, तो 2 टाइम्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10R माइनस 3/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5R प्लस 3। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फंडा क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे बात करनी है, ठीक है ना भाई। अब देखो समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर्म अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 11 टू बी चूजन फॉर्म अ क्रिकेट टूर्नामेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अब देखो आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं,
60 स्टूडेंट्स गिवन है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 11 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ गई। सिलेक्शन का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा, 60C11। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने बोल दिया 60 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, 60 में से यानी हमने 3 क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 60C11। 60C11 का मतलब कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू n-r, तो 60 - 11 का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 60 अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मोस्टली अगर आंसर होगा तो इसी फॉर्म में, एनसीआर के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इन अब तो कोई कंडीशन इंपोज कर दी गई, कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ 6 बुक्स कैन बी मेड ऑफ 11 डिफरेंट बुक्स। आपके पास n यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स क्या दी थी, 11 दिया हुआ था, उसमें से कितनी बुक्स चाहिए, r में से मतलब 6 बुक्स हमें चाहिए। ठीक, अब लेकिन उसमें कंडीशन क्या दी है, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, यानी वो जो 2 पर्टिकुलर बुक हैं वो हमें ऑलवेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो 2 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज सेलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब वो हमें लेना ही लेना है, तो इसका मतलब उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अगर हमने वो 2 पर्टिकुलर बुक्स इंक्लूड कर ली, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बुक ऑलवेज यूजन, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास। ठीक है, तो इन्होंने बोला 2 पर्टिकुलर बुक्स दिया हुआ है, तो अगर हमने ये बोल दिया तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो हमने कहा 2 पर्टिकुलर बुक्स are always selected, are always selected। ठीक, it means that अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास देखो 11 - 2। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितनी बुक्स थी, यानी 11 बुक्स थी, डिफरेंट बुक्स थी, तो इसका मतलब 11 - 2 पर्टिकुलर बुक यानी 9 बुक्स हमें चाहिए। ठीक, 9 बुक्स में से हमें कितनी बुक सेलेक्ट करना है, या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ 9 यानी कि क्या दिया हुआ है आपके पास 2, यानी इसका मतलब आप ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि 6 हमें बुक सेलेक्ट करनी थी, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4 बुक्स आर सेलेक्टेड। ठीक, फ्रॉम 11 - 2 यानी 9 बुक्स, पक्का। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास कितना वे बचेगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 9C4। बात समझ में आ गई। देखो हमें 2 पर्टिकुलर बुक तो लेना ही लेना है ना, तो इसका मतलब अब आपके पास कितने चांसेस बचे, अब आपको कितनी बुक्स 2 पर्टिकुलर बुक आ गई, यानी इसका मतलब अब आपको 4 बुक सेलेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो 4 बुक सेलेक्ट करनी है, तो वो कितनी बुक से सेलेक्ट करनी है, 9 बुक से सेलेक्ट करनी है, तो पहला पार्ट ये डन हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड, यानी इसका मतलब 2 पर्टिकुलर बुक को लेना ही नहीं, यानी इसका मतलब हमारे पास अब हमको कितनी बुक सेलेक्ट करना है, 6 बुक सेलेक्ट करना है। 6 बुक्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम कितनी बुक्स, 11 - 2 यानी 9 बुक्स, ये 2 बुक्स हमें लेनी ही नहीं है। ठीक, तो इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, 9C6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फंडा क्लियर, यानी इसका मतलब वो बुक्स हमें लेनी ही नहीं थी, 2 बुक्स, तो उनको हटा ही दिया जाएगा, तो उसको हटा ही दिया गया, तो अब आपके पास यानी कि आपको चाहिए कितनी बुक्स, 6 बुक्स चाहिए, कितनी बुक्स में से, 9 बुक्स में से। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये हो गए। अब देखो नेक्स्ट जो बातें हैं, तो सिलेक्शन की बेसिक हमें बातें पता चल गई हैं। ठीक है, अब देखो एक सिलेक्शंस में एक बात आती है ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा देखो हमको को ये पता है, ठीक है, जैसे हमसे ये बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ, अच्छा ये बताओ, देखो हम लोग ने बचपन में पढ़ाई की थी कि अगर देखो स्ट्रेट, अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है, अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे कितनी लाइन्स आ जाती है, 1 लाइन्स आ जाती है। ठीक है, नहीं अगर हमको पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ लाइन्स बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे देखो समझना, अगर देखो एक बात देखो, जैसे ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, अगर हमने कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोले, अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। देखो ये सब अलग अलग दिए हैं,
3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब उससे एक ही लाइन होके पास हो जाएगी। अब देखो आपसे ये बोला जाए नंबर ऑफ लाइन, देखो ये आपके पास 1 2 3 4 पॉइंट्स गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब देखो एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन, देखो इसको ज्वाइन किया तो एक लाइन आ गई, इसको ज्वाइन किया तो ये दूसरी लाइन आ गई। ठीक, इसको ज्वाइन, अब देखो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, तीसरी लाइन आ गई। देखो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर अब इस पॉइंट से बात करते हैं, तो एक बार इससे ज्वाइन कर दिया तो ये 4th लाइन आ गई, इससे ज्वाइन कर दिया तो ये 5th लाइन आ गई। फिर अब देखो ये पॉइंट अभी से तो सारे हो गए, फिर इससे ज्वाइन कर दिया तो ये कितनी लाइन्स आ गई, 6 लाइन्स आ गई। फंडा क्लियर। अब देखो ऐसे अगर नंबर ऑफ लाइन्स अगर ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो जाए, n पॉइंट्स आ जाए तो कैसे करोगे? देखो इसके लिए क्या करना है, देखो समझना। अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएं और इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दिया हुआ है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। तो आपने कहा यार आपके पास कितने पॉइंट्स दिए थे, देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन थे। अब 4 पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब आपके पास कितने पॉइंट्स थे, 4। अब बताओ एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फॉर्म होती है, 2 पॉइंट्स को। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4c2, यानी 4c2 ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स joining 4 points which are non-collinear, है ना, which any 3 are non-collinear दिया हुआ है। तो ये non-collinear points आपको ये दिया हुआ है। ठीक, अब उसका मीनिंग तो समझ ही रहे हैं। तो ये आपका गिवन है पक्का। तो इसका मीनिंग अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, नो 3 आर नॉन कोलिनियर्स हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा कितना आ जाएगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, तो ये नोट करके हमें लिखना पड़ेगा। पहली एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है, तो नोट करके ये है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि अगर मैंने बोल दिया देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, ठीक। देन अब देखो समझना, देन उसमें पहला दिया हुआ है ए पॉइंट, मान ले रहे हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक, नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय ज्वाइनिंग these points। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है, देखो यार एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से आती है, 2 पॉइंट से आती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस बोलो कितनी हो जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, बोलो भाई। अगर कोई भी 3 नहीं है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, nc2 लाइंस आ जाएंगी। देखो अभी आपने एग्जांपल पढ़ा, तो अगर आपके पास 4 पॉइंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, 4c2। तो 4c2 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू देखो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये कितना आ जाएगा, 24 अपॉन 2 इंटू 2, यानी इसका मतलब देखो 6 लाइन्स आ गई। और यहाँ पे भी हमने जब काउंटिंग की थी कितनी लाइन्स आ गई, 6 लाइन्स आ गई। फंडा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो नंबर ऑफ लाइन्स बोलो कितनी आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन्स, ये आ जाएगा। अब देखो दूसरी बात करते हैं। जैसे अब देखो, अब इस लाइन ज्वाइन करने के लिए, लाइन को फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट या जो है रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट्स की होती है, 2। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल के लिए बोलो कितने हो जाएंगे, तो ट्रायंगल के लिए बेटा कितना हो जाएगा, आपको कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म करते हैं तो उसके लिए कितनी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होती है एक ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास n पॉइंट्स गिवन है इन अ प्लेन और नो 3 आर कोलिनियर, तो नंबर ऑफ जो है ट्रायंगल बोलो कितने आ जाएंगे, उसके लिए बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक, नंबर ऑफ, ठीक, ट्रायंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल बोलो कितना आ जाएगा, ठीक है, फीलिंग आई। तो उसके लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3। तो इसका मतलब n पॉइंट दिए थे, n में से हम कोई 3 सेलेक्ट कर लें, nc3 बेस से हो जाएगा।
फंडा क्लियर, बात समझ गए। यानी नंबर ऑफ, अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो टोटल कितने पॉइंट्स कितने तरीके से आ जाएगा, NC 3 वेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने बोल दिया नंबर ऑफ क्वाड्रेटरल फॉर्म करना है तो बोलो कितना आ जाएगा, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो NC 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ पेंटागन अगर फॉर्म करना है तो बोलो कितना आ जाएगा, पेंटागन के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 5 पॉइंट्स दिया हुआ है तो इसके लिए कितना आ जाएगा, NC 5 आ जाएगा। फंडा क्लियर, बात समझ गए ना। तो इसलिए ये बेटा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बोलो कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगर नंबर ऑफ, अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई ये दिया हुआ है, ठीक, ये बात आ गई। अब इसी में एक पॉइंट, दूसरा सेकंड पॉइंट अगर हम यूज कर लें, पॉइंट नंबर 2 गिवन है। देखो ये तो हमने तब यूज किया था जब आपके पास कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या थे, नॉन कोलिनियर थे। अगर अब हम बात कर लें इफ उसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर आ जाए, ठीक है, अगला समझना, पहले हम समझ लेते हैं फिर इसको बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ये मान लिया 1 2 3, दो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, खूब अच्छे समझना, ये 4 पॉइंट्स गिवन थे। अब 4 पॉइंट से बोला जा रहा है, देखो इसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ठीक, यानी 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से 3 पॉइंट्स क्या गिवन है, कोलिनियर गिवन है। तो अब आपसे बोल दिया जाए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म करो, तो नंबर ऑफ, देखो स्ट्रेट लाइंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा देखो एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, ठीक, और इसी पॉइंट को देखो एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। अब देखो 2 लाइन्स आ गई, फंडा क्लियर। लेकिन ये दोनों मिला के करोगे तो एक ही लाइन तो है ही, ठीक, इसका मतलब देखो 2 लाइन आ रही थी लेकिन, और इससे अगर ज्वाइन करोगे तो ये फिर एक लाइन आ गई, आनी कितनी चाहिए, देखो 3 लाइन्स, एक ओवरलैप कर गई, ठीक है। देखो डिफरेंट कलर से बना देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, फिर से बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये किया, आपके पास कितने पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, देखो 1, ठीक, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स गिवन था, ये 4 पॉइंट्स गिवन। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म करो, तो आपने कहा भाई एक इससे ज्वाइन कर दिया 1 आ गया, एक इससे ज्वाइन कर दिया 2 आ गया, एक इससे ज्वाइन कर दिया 3 आ गया, देखो 1 2 3 आ गया। अभी देखो आपने सीखा है 4 पॉइंट से तो कितनी लाइन्स आती थी, 6 लाइन्स आती थी। अब देखो यहाँ पे हमारे 3 लाइन्स आ गई। अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा देखो एक चौथी लाइन ये आ गई, 4th लाइन्स, ठीक। फिर आपने कहा यार इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन देखो ये आ जाएगी। आपने बोला यार ये 5th लाइन, लेकिन आपने कहा यार ये तो एक ही लाइन है, ठीक है, रेड, ये वाली रेड और ये वाली ब्लू तो एक ही लाइन है, इसका मतलब 4 लाइन्स तो हुई नहीं, यानी 5th लाइन्स तो हुई नहीं, यानी अल्टीमेटली ये 4 लाइन्स है। अच्छा देखो अभी आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो 4th वाले पॉइंट बोला था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये आ गया। अब देखो अगर आप ये लाइन ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को अब इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक लाइन और आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ लाइंस बोलो कितनी हुई, 1 2 3, 3 तो ये लाइन डिफरेंट लाइंस हैं 1 2 3, लेकिन ये वाली लाइन जो ये थी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन और ये कंप्लीट लाइन, तीनों लाइन एक ही लाइन है कि नहीं है, इसका मतलब एक ही लाइन हुई कि नहीं हुई, पक्का। अब देखो समझो, यानी अब टोटल हमारे पास टोटल लाइंस कितनी आ गई, 4 लाइंस आ गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, नहीं इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लो। तो टोटल जैसे पहले करते थे, तो टोटल नंबर आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स थे, तो यानी 4 पॉइंट्स है, तो आपने कहा 4C2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगे, ठीक। उसमें से अब देखो समझना, जितने पॉइंट्स कोलिनियर है, जितने पॉइंट्स कोलिनियर है वो माइनस कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा, अब देखो वो पॉइंट माइनस कर दिए तो कितने पॉइंट्स कोलिनियर थे, यहाँ 3C2, उनसे जो इतनी लाइंस बन रही है वो माइनस कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इन जितने पॉइंट देखो, इस जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मान लिया अगर 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उससे अगर हम जितने भी पॉइंट 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर पॉइंट से बोलो कितनी लाइंस आएंगी, ओनली 1 लाइंस आएगी कि नहीं आएगी। कोलिनियर पॉइंट से अगर नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करें तो कितनी लाइंस आएंगी, ओनली 1 लाइंस आएगी। देखो अगर मान लिया देखो ये 4 पॉइंट्स देख लिए, देखो इसको ज्वाइन करते देखो, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, लेकिन ये है तो एक्चुअली में एक ही लाइन होगी, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ठीक। तो इसका मतलब कोलिनियर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने पे केवल एक ही लाइन आती है। तो एक बात लर्न कर लेना कि प्लस, देखो ये +1 कर दिया, ठीक है, +1 क्यों किया, क्योंकि ये जो वायलेट कलर वाली लाइंस है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक ही, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक ही लाइन आएगी। तो हमने सारे माइनस कर दिए थे, यानी कोई कंसीडर नहीं किया था, लेकिन उन पॉइंट से कितनी लाइंस बन रही है, एक लाइन बन रही ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड। देखो फिर से समझ लो, आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली
4C3 वे से, उसमें से जितने कोलिनियर पॉइंट्स है उससे माइनस कर दिया, 4C2 वे से माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे उनसे कितनी लाइंस बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, इसलिए हमने +1 वहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक, पूरा माइनस करके। अब देखो इसको जरा सॉल्व करके देखो, 4C2 की वैल्यू, तो 4C2 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 6 आई थी। 6 में से -3C2 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, +1 कर दिया, तो 4C3 दिस +1, तो ये बोलो कितना आ गया, 3 + 1, बोलो कितनी लाइन्स आ गई, देखो 4 लाइन्स आ गई। फंडा क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब कभी भी, यानी इसका अगर मैं बोलूँ आपके पास n पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, p पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, p पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन है, तो देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम ऑल, तो बोलो कितना आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, nC2 - pC2 +1, ठीक है। अच्छा अभी नोट डाउन कर लेंगे। चलो अब देखो ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए थे और ये एक 4 पॉइंट था, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको पता 3 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब देखो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, इन अगर देखो आपने वैसे ही किया, देखो 1 2 3, देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, अगर देखो ये 3 पॉइंट ले लिए तब भी एक ट्रायंगल, अब ये 3 पॉइंट ले लिए तब भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर अब देखो एक बात समझना, अगर हम यही कोलिनियर वाले 3 पॉइंट ले लेंगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं, कोलिनियर पॉइंट लेने से आपका कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4C3 - C3, जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसको माइनस कर दो। यहाँ पे +1 वगैरह नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अगर तीनों लाइंस को ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ना कि ट्रायंगल बनेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा था तो इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो इम्पोर्टेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट गिवन है वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास n पॉइंट्स, यानी सेकंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक, देयर आर n पॉइंट्स, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक, नो 3 being collinear except P which are in the same line. Then अब देखो ये आ गया, ठीक। अब ये जब आ गया तो इसमें जो a पॉइंट क्या होगा, देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, number of straight lines by joining these points, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, अब बताओ ये कितना आ जाएगा, आपने बोल दिया नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, nC3 माइनस, सॉरी पॉइंट्स दिए हुए थे तो कितना आ जाएगा, nC2 - pC2 +1 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना भाई, nC2 - p क्या दिए थे, कोलिनियर, और उसमें से कोई 3 जो है नहीं दिए थे, तो इसका मतलब nC2 जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे +1 कर दिया, 1 इसलिए किया गया जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे एक लाइन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका b पार्ट देख लेते हैं, तो इसका b पार्ट क्या दिया है, देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बोलो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बोलो क्या आ जाएगा, बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्टली आपने बोल दिया ना भाई, कितना आ जाएगा, nC3, ठीक, - pC3, जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर दो, nC3 - pC3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी आ गई, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्का बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। अब देखो एक बात समझना, ये थर्ड पॉइंट दिया है, सबको बात समझ में आ गई ना। अब देखो थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है, अब देखो समझना,
अगर मैंने ये बोल दिया एक कोई क्वाड्रेटरल है, जैसे मान लिया देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए, अब देखो 4 साइड है, देखो जितने साइड्स आएंगे उतने ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गए कि नहीं आ गए, देखो 1 2 3 4 आ गए। जैसे मैंने पेंटागन मान लिया ऐसे, तो इसमें कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक, हेक्सागन कंसीडर कर लिया तो उसमें कितने पॉइंट्स आ गए, देखो ये 6 साइड आ गई, तो पॉइंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो अगर मैंने आपसे पूछा इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने, देखो ये 4 पॉइंट्स दिए थे, 4 पॉइंट से बात करूं तो नंबर ऑफ लाइंस बोलो कितना आ जाएगा, 4c2 आ जाएगा। अब समझना जरा खूब अच्छे से, 4c2 का मतलब आपने सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे कोई नंबर जब यहाँ छोटा नंबर हो, जैसे आपसे क्या दिया जाए, जैसे मैंने बोला 5c2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप क्या करो, 5c2 का मतलब क्या हुआ, 5 × 4, जितने यहाँ नंबर गिवन है, तो देखो जितने यहाँ नंबर दो नंबर दिया था तो 5 × 4 उतने, और ये क्या हुआ 2 × 1, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 10c3, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 इंटू, देखो यहाँ 3 नंबर है तो इसका लेसर, तो 9 × 8 3 टाइम्स अपॉन 3 × 2 × 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें, जैसे मैंने बोला 100c4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 100 × 99 इंटू, ये देखो डायरेक्टली वही फैक्टोरियल से ही सॉल्व करते हैं तो, लेकिन ये डायरेक्टली हो जाएगा, बार बार फैक्टोरियल करोगे, बार बार क्या करोगे, तो 100 × 99 इंटू बेटा कितना आ जाएगा, 98 × 97, कितने टाइम्स आ गया, देखो 4 टाइम्स आ गया, अपॉन 4 × 3 × 2 इंटू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ गए, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए 4c2 का मतलब कितना आ जाएगा, देखो 6 आ गया। अब देखो ये 6 लाइन्स आनी चाहिए, लेकिन आ कितनी लाइन्स आई, देखो अब देखो ये 2 लाइन्स, देखो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, तो टोटल 6 लाइन्स आ गई। अब एक बात समझना, ये जो 2 लाइन्स आ गई ये क्या आ गए, डायगोनल आ गए। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे बात करते हैं, हम पेंटागन के लिए बात कर लेते हैं। अगर हम पेंटागन के लिए बात करते हैं तो समझना, देखो आपने बोला इनको ज्वाइन करेंगे, देखो एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। ठीक, इससे अब देखो इससे सारे पॉइंट्स, देखो ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। अब इस पॉइंट पे आते हैं तो इससे ये ज्वाइन हुआ, ये हो आ गया। ठीक, फिर अब इस पॉइंट से आते हैं तो इस पॉइंट से देखो सारे ज्वाइन हो गए, इस पॉइंट से देखो एक ऐसे आ गया। ठीक, और बाकी सारे हो गए कि नहीं हो गए। अब जरा इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, इनकी अगर हमने काउंटिंग की है, देखो आपको पता है 5 तो ब्लैक कलर है ही है, और देखो बची हुई जो है, ठीक, तो ब्लैक रेड वाली कितनी आ गई, देखो उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखो 5 और ये रेड वाली 6, ये वाली रेड, ये 7, ये 8, ठीक, ये वाली 9, और ये कितना आ गया 10। और कोई भी लाइन बची कि नहीं बची, नहीं बची, देखो सारी आनी भी चाहिए। देखो आपने बताया 5c2 लाइन्स आएंगी, तो 5c2 का मतलब कितना हुआ, 5 × 4 अपॉन 2 × 1 आ गया। ठीक, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। देखो 10 सारी लाइन्स आ गई। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर वाली लाइन्स है, वो सारी की सारी साइड्स ऑफ पॉलीगन है, यानी पेंटागन मान लिया, एक पॉलीगन गिवन है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी जो 5 जो साइड्स दी हैं ब्लैक कलर वाली, वो इसकी साइड्स हो गई। लेकिन जो रेड कलर वाली रिमेनिंग लाइन्स हैं वो क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो समझना, तो अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है किसी भी पॉलीगन का, तो आप क्या करो, अब मान लिया एन साइड का पॉलीगन है, तो इसका मतलब एन साइड क्या हो जाएंगे, एन पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, नॉन कोलिनियर रहेंगे। अभी भी बात की, देखो जैसा हेक्सागन लिया तो इसमें 6 साइड होती है, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 6 हो गए। अब उन 6 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लो। देखो हमने क्या किया, देखो जैसे क्वाड्रेटरल में क्या किया, 4c2 6 है, ठीक, 6 लाइंस आ गई। ठीक है, तो उसमें से क्या माइनस कर दिया, ये नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दिया, नंबर ऑफ साइड माइनस कर दिया, तो क्या बन गया, 2 बच गया। 2 क्या आ गया, डायगोनल आ गया। पेंटागन में टोटल नंबर ऑफ लाइंस, साइड लाइंस कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। 5c2 का मतलब 10 आ जाएंगे, लेकिन उसमें से -5 कर दें, यानी ब्लैक कलर वाली माइनस कर दें, तो रेड कलर की लाइंस बचेंगी, वो क्या आ जाएंगी, डायगोनल्स आ जाएंगे। तो एक पॉइंट पता चल गया हमें, यानी जो थर्ड पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पेज पे आए। अब जो थर्ड पॉइंट गिवन है, अब देखो समझना, जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या गिवन है, हमने ये बोल दिया नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन, सॉरी, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू, बोलो बेटा ये कितना आ जाएगा,
ठीक है। अगर देखो n नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, यानी पॉलीगन ऑफ n साइड, ठीक है, पॉलीगन ऑफ n साइड। अब इसका मतलब n साइड्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n क्या होगा, उसमें पॉइंट्स हो जाएंगे। वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बोलो कितनी आ जाएगी, nc2 माइनस उसमें से क्या कर दिया जाए, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। अब तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, n। तो एक बात लर्न कर लेना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन कितना होता है, nc2 माइनस n आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर देखो nc2, तो इसका मतलब n इंटू n माइनस 1 दो बार लिखा, अपॉन 2 इंटू 1 लिखा, माइनस n लिख दिया। अब हमने n कॉमन ले लिया, तो n माइनस 1 माइनस कितना बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया तो n इंटू n माइनस 3/2, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या nc2 माइनस n, जो भी आपको समझ में आ जाए वो यूज कर लीजिएगा। फंडा क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपके पास n साइड्स थी, तो n साइड्स का मतलब n पॉइंट्स हो गया जो कि नॉन कोलिनियर है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, nc2 लाइंस आ जाएंगी। उसमें से n जो n माइनस कर दिया वो क्या आ जाएंगी, n साइड्स आ जाएंगी, वो माइनस कर दिया, तो बचे हुए पार्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। फंडा क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए भाई इस बेस पे दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are in the same line. Find number of lines. बोलो डन? ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम बात करें नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक, तो इसके लिए बेटा क्या आ जाएगा, 10 points in a plane, no being 3 at the disk, तो इसका मतलब 4 points कोलिनियर है। तो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कितना आ जाएगा, 10c3 पक्का। टोटल लाइंस आएंगी, सॉरी नंबर ऑफ लाइंस के लिए बात की जा रही है, 10c2, ठीक, ये नंबर ऑफ लाइंस आ गई। उसमें से कितनी कोलिनियर है, 4c2 लाइंस। लेकिन लाइंस कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन आ सकती है कि नहीं आ सकती, +1 आ गया, ठीक है। तो 10c2 माइनस 4c2 +1 आ जाएगा। अब अगर सेकंड पार्ट के लिए बात कर ले, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बोलो बेटा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 10c3 माइनस, ठीक है, 4c3 पक्का। तो ये सेकंड वाले के लिए आ जाएगा, 10c3 माइनस 4c3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना ही लिखा रहना चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक, अगर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का बाद तरीका आप देखो, डायरेक्टली फैक्टोरियल अगर कम नंबर्स हैं तो ना यूज किया कीजिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, अब देखो 4c3 को आप इसको लिख सकते हो 4c3, तो 4 इंटू चलो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 पैरेलल लाइंस विच आर कट बाई another set of 5 parallel lines, then find the number of parallelogram। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको खूब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखो जैसे ये आ गया, ठीक, तो इसके लिए बात कर लेते हैं। तो अब ये देखो दिया हुआ है, अगर हम ये बात कर लेते हैं, तो आपने बोला 6 पैरेलल लाइंस गिवन है। अब देखो एक बात समझना, पहले समझते हैं ये पैरेललोग्राम है क्या। तो आपने बोला यार इसमें 2 पैरेलल लाइन एक टाइप की होती हैं और 2 पैरेलल लाइंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मान लीजिए ये जैसे ये आ गया, ये आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्होंने बोला गया है 6 पैरेलल लाइंस। देखो अगर ये देखो 6 पैरेलल लाइंस, दिस 3 4 5, ठीक, कितना गया 5, ये 6 लाइंस वन सेट गिवन है पैरेलल लाइन, और एक अनदर सेट गिवन है जो पैरेलल लाइंस गिवन, मान लिया ऐसे पैरेलल लाइंस गिवन है। अब हमने स्मॉल पार्ट कर लिया, मान लिया देखो आगे और कट करते रहेंगे, ठीक, ये ऐसे आ गया, ये पैरेलल लाइंस ऐसे गिवन है, ठीक, तो ये 5 गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, ठीक। ये पैरेललोग्राम के लिए बात कर ले, तो ये बताओ यार, अब देखो समझना, तो आपको पता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे तो एक सेट एक टाइप की पैरेलल लाइंस का आएगा और दूसरा सेट दूसरे टाइप की पैरेलल लाइंस का आएगा। यानी इसका मतलब हमें एक, अब देखो यहाँ पे एक समझना, इसका मतलब ब्लैक कलर की यानी कोई भी 2 लाइंस ले लें। देखो अगर ये जो दिया हुआ है इसका नहीं, ब्लैक कलर की कोई भी 2 लाइंस ले लें, ठीक है, और ब्लू कलर की 2 लाइंस लेने पे कोई भी 2 लाइंस ले लेंगे तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। देखो ब्लैक कलर की, ये देखो ये 2 लाइंस, मान ली ये वाली लाइंस, तो ये वाली लाइंस ले लिए,
और ब्लू कलर की ये लाइंस ले लिया, तो बताओ ये वाला पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया कि नहीं ऐसे, ठीक, ये बन गया कि नहीं बन गया। अगर इसी तरह से अगर हम ब्लैक कलर की ये लाइंस और ये वाली लाइंस ले लें और ब्लू कलर की ये लाइंस और ये वाली लाइंस ले लें, तो बताओ ये वाला फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे। यानी इसका मतलब एनी टू लाइंस फ्रॉम ब्लैक कलर एंड एनी टू लाइंस फ्रॉम ब्लू कलर की अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक बात समझ लेना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, अब देखो यहाँ पे टू सेट्स दिए, यानी इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब फंडा समझना, यानी कि जो ब्लैक कलर की टू लाइंस एंड ब्लू कलर की टू लाइंस हमको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, एनी टू लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, पक्का। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो टोटल ऑप्शन आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा, इसका मतलब एनी टू लाइन सेलेक्ट ऑफ ब्लैक कलर, तो वो कितने वे से आ जाएगा, 62 वे से आ जाएगा। तो ये ब्लैक कलर के लिए आ जाएगा, ब्लैक लाइंस, ठीक। और बेटा एनी टू लाइंस फॉर, ठीक, ब्लू कलर, ठीक, अरे ठीक, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये बेटा दिया हुआ है एनी टू लाइंस, तो एनी टू लाइंस फॉर ब्लू कलर बेटा कितना आ गया, ये आ गया। तो इसको कितने नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं, ठीक है, कितनी लाइंस थी ब्लू कलर की, 5 C2 आ जाएगा। अब हमको क्या फॉर्म करना है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, टू लाइन ब्लैक कलर की भी होनी चाहिए, टू ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बेटा क्या आ जाएगा, सो टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, 6C2 इंटू बेटा कितना आ जाएगा, 5C2। तो 6C2 इंटू 5C2, तो 6C2 का मीनिंग कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। टोटल कितने पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएंगे, 150। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ वर्ड्स विद डिफरेंट कंसोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स इफ ईच वर्ड हैज द 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स एंड बिगिंस विद अ वोवेल। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को रीड करिए केयरफुली और आपसे ये बोलिए कि भाई इसमें हमारी कंडीशन क्या आ रही है। जो कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग बात, देखो कंडीशन क्या क्या आएगी उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि यार यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले आपसे ये बोल रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, एक हमें डिफरेंट जो है विद 10 डिफरेंट आना चाहिए, ठीक, नंबर ऑफ वर्ड्स विद 10 डिफरेंट, ठीक, 10 डिफरेंट कंसोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स इफ ईच वर्ड हैज 3 कंसोनेंट एंड 2 वोवेल्स। अब देखो आपके पास क्या दिया है, 10 डिफरेंट कंसोनेंट दिए हैं एंड 4 डिफरेंट वोवेल दिया हुआ है। उससे हमें क्या बनाना है, एक वर्ड फॉर्म करना है जिसमें क्या होना चाहिए, दो कंडीशन क्या है, ये हमें गिवन था, जिसमें हमें 3 कंसोनेंट्स यूज करने हैं एंड 2 वोवेल्स यूज करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यानी इसका मतलब 5 लेटर्स का वर्ड होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है, जो स्टार्टिंग है, यानी 5 हमने बॉक्स बना लिए, और जो स्टार्टिंग है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4। जो स्टार्टिंग है ये वाला जो बॉक्स है, इसमें क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब देखो जो कंडीशन आपके पास, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जो 10 कंसोनेंट्स हैं उसमें से कोई 3 कंसोनेंट कल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका मतलब वो कितने बेस से हो जाएगा, तो कंसोनेंट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो फॉर 3, कितना आ जाएगा, हाउ मेनी वेज, कितना आ जाएगा, 10 में से कोई 3 हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर 2 वोवेल कितने वे से आ जाएगा, 4 थे तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। देखो ये तो हमने ये सेलेक्ट कर लिए ये वाले। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि देखो ये तो हुआ कि 10C3 इंटू 4C3 से हमने देखो पहला पार्ट कर लिया। देखो इसमें पहला पार्ट ये हो गया, भाई हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो अपने दिस
एंड दिस सिलेक्ट कर लिए। अब जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से देखो ये, अब जो सिलेक्ट किया उसी में तो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो आपके पास कितने थे? 2 थे, तो 2 में से कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 में से कोई एक हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब फॉर फर्स्ट बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स वी सिलेक्ट अ वॉवेल, और वॉवेल किससे सिलेक्ट करेंगे? जो सिलेक्टेड है, इसका मतलब 2 में से कोई एक। अब 2 वॉवेल हमने सिलेक्ट किए थे, अब वो 2 कोई हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो इतने में से आ जाएगा। अब देखो समझना, अब आपके पास जो है देखो ये डिफरेंट कितने पोजीशन बचे? 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा हो गया सिलेक्शन का। देखो पहले हमने क्या किया, देखो समझना, खूब अच्छे से समझ लेना। पहले हमने क्या किया, 10 में से कोई 4 कंसोनेंट सेलेक्ट किए, फिर हमने 4 वॉवेल्स में से कोई 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोसेस कंसोनेंट सेलेक्ट किया एंड वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का इंटू करना पड़ेगा। फिर देखो एक प्रोसेस हुआ। अब सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, जो हमने वॉवेल सेलेक्ट किए उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो 2C1 हुआ, ठीक। इतना प्रोसेस हुआ। अब थर्ड प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? एंड। अब जो नंबर सिलेक्ट किए हैं, तो ये 5 बॉक्स में हमको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। बात समझ गए? क्योंकि अब कोई यहाँ पे बैठ सकता है, यानी सेकंड बॉक्स पे, कोई थर्ड बॉक्स पे, कोई फोर्थ बॉक्स पे, कोई फिफ्थ बॉक्स पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? नहीं, इसका मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। जब बैठाना हो, जब उनको जब नंबर्स लिखने के लिए, देखो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम कुछ सिटिंग, यानी हो सकता है पहले क्या आ जाए, कोई और दूसरा नंबर आ जाए, बाद में कोई दूसरा लेटर्स आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे क्या आएगा? अरेंजमेंट। अब आपके पास लेटर्स को, एक तो हमने यहाँ पे बॉक्स को फिलअप कर दिया, 5 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए थे, 5 लेटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हमने एक तो सेलेक्ट कर लिया कि भाई फर्स्ट बॉक्स के लिए सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास कितने लेटर्स बचे? 4। अब 4 लेटर्स में से कितने प्लेसेस हैं? 4। तो कितने वे से अरेंजमेंट करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। तो फॉर रिमेनिंग बॉक्सेस, ठीक, रिमेनिंग बॉक्सेस लेटर्स आर अरेंज बाई ठीक, अरेंज बाई कितने वे से आ जाएगा? 4 बॉक्सेस दिस, तो फैक्टोरियल 4 वेज। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा, तो पहले हमने कंसोनेंट सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, फिर अब फर्स्ट एंड, देखो सब प्रोसेस में एंड आ रहा है, और तो आ ही नहीं सकता, ठीक। फिर हमने फर्स्ट प्लेस के लिए वॉवेल सेलेक्ट कर लिए, इतना हो गया, ये देखो ये सिलेक्शन हो गया। फिर हमने जब सेलेक्ट कर लिया, अब उनको अरेंज करना है, तो आपको पता है NPR का मतलब क्या होता था? सिलेक्शन इंटू उसका अरेंजमेंट इंटू फैक्टोरियल 4 से, ठीक, इंटू फैक्टोरियल 4 से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए या इतना लिख लीजिए, जो भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। फंडा क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो बी अरेंज सो दैट द ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या सिलेक्शन यूज होगा कि अरेंजमेंट यूज होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, तो इन्होंने क्या यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? अरेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? परमुटेशन यूज करना है। एक बात हो गई। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, कितने कलर्स होते हैं? ये कितने? ब्लू एंड ग्रीन को नेवर कम टुगेदर होना चाहिए। और किस में बात करनी जा रही है? रेनबो के लिए बात की जा रही है। तो रेनबो में टोटल कितने कलर्स हो गए? 7 डिफरेंट कलर्स हो गए। तो 7 डिफरेंट कलर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7 वे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो नॉट कम टुगेदर आ गया, नॉट कम टुगेदर आ गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन में जब नेवर कम टुगेदर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं, माइनस व्हेन दे कम टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब कुछ लोगों को फीलिंग आ गई होगी भाई, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है? व्हेन ब्लू एंड ग्रीन, ठीक, नेवर कम टुगेदर, ठीक। नेवर कम टुगेदर का मीनिंग क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट
टोटल नंबर ऑफ, ठीक, अरेंजमेंट माइनस व्हेन दे आर कम टुगेदर, दे आर कम टुगेदर। ठीक, अब ये बताइए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ, टोटल कितने कलर्स थे, 7 कलर थे, तो कितने वे से, फैक्टोरियल 7 हो गया, 7 कलर थे तो फैक्टोरियल 7 हो गया, माइनस व्हेन दे कम टुगेदर। अब देखो जब कम टुगेदर आते हैं तो उसको हमने क्या मान लिया, 1 कंसीडर कर लिया कि नहीं कर लिया, तो जब 1 कंसीडर कर लिया तो आपके पास देखो टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, 7 लोगों में 2 हटा दो तो कितने हुए, 5, यानी बचे 5, उन दोनों को 1 मान लिया, ठीक है, तो वो 5 वो और 1 इन दोनों को 1 मान लिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों का अरेंजमेंट 6 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वे से। लेकिन अब ब्लू और ग्रीन में भी तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटू कितने वे से, फैक्टोरियल 2 वे से। बात समझ में आई, ठीक है, अच्छे से समझ गए ना। देखो आपके पास 7 लोग थे तो 7 में से आपने 2 को माइनस कर दिया, ठीक, तो समझ गया ना भाई, ये फैक्टोरियल तो समझ में आ ही गया ना कि भाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या हुआ। हमने फिर से एक बार समझ लेते हैं, 7 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, 7 कलर थे, डिस्टिंक्ट कलर थे, उसमें से हमने 2 कलर को अलग कर दिया, चूंकि ग्रीन और ब्लू को 1 मान लिया, तो ग्रीन ब्लू को छोड़ गए, रिमेनिंग कितने बचे हुए, 5, उन दोनों को 1 मान लिया, तो अब कितने हो गए, 6 हो गए, 5 और प्लस 1 6 हो गए। तो अब बताओ ब्लू ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन ब्लू भी हो सकता है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, उनका फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और उन बॉक्स को हमने जो मान लिया, यानी इसका मतलब देखो उसको बॉक्स को तो हमने ये मान लिया, इसमें ग्रीन और ब्लू या ब्लू और ग्रीन ये 1 हो जाएंगे, रिमेनिंग जो कलर होंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग 5 कलर्स होंगे ये तो ठीक, तो ये ऐसे आ जाएगा, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक देम टू गार्डन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है, यानी इसका एंड हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज एंड हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर गोज। अब देखो ग्रैंडफादर कितने, देखो यहाँ पे आपके पास एक ग्रैंडफादर दिए हैं, उनके 7 जो है ग्रैंड चिल्ड्रन दिए हुए हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है ग्रैंडफादर फ्रिक्वेंटली गोज, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ग्रैंडफादर गोज, तो ग्रैंडफादर कितने वे से मूव कर सकते हैं गार्डन को, जितने आपके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि यार सिलेक्शन यूज करना है कि अरेंजमेंट यूज करना है, तो आप बोलो भाई अब हमें यहाँ पे ग्रैंडफादर का मूवमेंट देखना है, तो ग्रैंडफादर कितनी वे से गोज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज फॉर ग्रैंडफादर, ठीक है, तो जितने 3 के सेट्स किसके बनेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के बनेंगे। तो आपके पास यानी इसका मतलब हमको 7 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। देखो पहली टाइम 7 में से कोई 3 जाएगा, 3 के हमको बनाने पड़ेंगे ना सेट, तो 7 से 3 टाइम्स के जितने भी सेट्स बनेंगे उतने टाइम्स कौन मूव करेगा, ग्रैंडफादर मूव करेंगे, पक्का ना। तो ग्रैंडफादर को मूवमेंट जो आएगा तो ग्रैंडफादर के लिए, ठीक, तो फॉर, ठीक, ग्रैंडफादर, तो फॉर ग्रैंडफादर तो टोटल नंबर ऑफ जो मूवमेंट आएगा, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट बेटा बोलो कितना आ जाएगा, ग्रैंडफादर कितनी बार जाएंगे, जितने टाइम्स जो है 3 के सेट्स बनेंगे। तो 7 में से देखो हमको 7 ग्रैंड चिल्ड्रन गिवन थे, उसमें से कितने हमको बनाने हैं, 3 बनाने हैं, तो 7C3 वेज से हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर अगर हम ग्रैंड चाइल्ड के लिए बात करते हैं, अगर हमको क्या करने हैं, ग्रैंड चाइल्ड के लिए बात करना है, अब देखो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बात करना है। अब देखो आपके पास कितने लोग थे, मान लिया देखो 3 थे, अब 3 में से मान लिया ए ग्रैंड चाइल्ड कितना हो गया, x, तो ये x तो जा ही रहा है, इसका मतलब उसके साथ जो 3 बॉक्स में थे वो डिफरेंट कितने होंगे, ठीक है। देखो एक तो जा ही रहा है, ये वाला जो x वाला है जिसका नेम x है,
वो जब जा रहा है, एक्स ग्रैंड चाइल्ड जब जा रहा है तो वो कितने तरीके से सेट बनाएगा। तो इसका मतलब जब वो फिक्स हो तो इसका मतलब उसके साथ 3 लोगों को जाना था, 3 चाइल्ड को। तो इसका मतलब इसमें से 7 में से तो एक फिक्स हो गया। इसका मतलब ये जब फिक्स हो गया तो इसका मतलब इसके पास कितने बचे, 6। उसके पास कितने बचे, 5 या 6C2 बोल सकते हैं, या 6 इंटू, ठीक है। तो 6 हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो 6 में से कोई भी 2 यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, तो 6 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 इंटू 5, देखो एक बात समझना, आप कोई कहेगा सर आपने ये कर रहे थे तो ये गड़बड़ क्यों हो गया। एक बात को समझना, देखो यहाँ पे जब सिलेक्शन होता है तो ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आप 6 इंटू 5 लिखोगे, देखो यहीं पे चलो एक अच्छी बात आ गई। देखो जब आप 6 इंटू 5 लिखोगे तो यहाँ पे देखो ए और बी भी आएगा, और बी और ए, देखो यहाँ पे ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, दोनों आ जाएंगे। तो ये 2 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, समझ गए ना। जैसे मान लिया देखो हम लोग जब अरेंजमेंट करते थे तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता था, ए बी भी इंक्लूड करते थे और बी ए भी इंक्लूड करते थे। जैसे मान लिया हमने देखो स्टार्टिंग में ए बी सी 3 लोग पढ़ा था, मान लिया सी फिक्स हो गया तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो ए बी, ठीक, सी फिक्स हो गया और बी ए ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब 2 आपके पास अरेंजमेंट आएंगे। लेकिन जब सिलेक्शन की बात करते हैं, अगर सी फिक्स हो गया तो केवल चाहे ए बी लो चाहे बी ए लो, वो क्या आ जाएगा, आपका एक ही चीज आ जाएगी। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहले चाहे ए को सिलेक्ट कर लो बाद में बी को सिलेक्ट कर लो, या पहले बी को सिलेक्ट कर लो बाद में ए को सिलेक्ट कर लो, इनके ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये किसकी बात आ गई, सिलेक्शन की बात आ गई। तो जब कभी भी आप ऐसे करो, जैसे आपने 6 इंटू 5 लिखा तो आपको ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बाई 2 कर दो, या आपके पास 6% से 6 में से, यानी आप देखो इन दोनों के पास एक तो फिक्स हो गया, एक जब ये फिक्स हो गया तो आपके पास 6 ग्रैंड चाइल्ड बचे तो उसमें से एनी 2 लेने हैं, तो 6C2 बेस से। तो अब आपके पास ये जो आ गया, ये बात समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट फॉर जो है ग्रैंड फादर कितना आ जाएगा, जितने बेसेस 3 सेट बनेंगे किसके, इस ग्रैंड चाइल्ड के, तो 7C3 बेसे बन सकते हैं। और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए तो एक हमने फिक्स कर दिया तो 2 का मूवमेंट एक फिक्स हो जाएगा, तभी तो वो कितने बार जाएगा। तो जब हमने एक को कंसीडर कर लिया, हमने कहा भाई आप हो, तो इसका मतलब अब जो 2 ग्रैंड चाइल्ड बचे वो कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 6 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छे से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन लाइन्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको बारीकी से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। कह रहे हैं 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन लाइन। ठीक है भाई, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। अब देखो सारे के डिफरेंट हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन हम देखो 2 चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अब आपको ये बताना पड़ेगा ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पहले खुद सोचिएगा ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि सिलेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर फाइन, पहला पार्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सो डैट नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर। नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, देखो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। ठीक है, नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर के लिए बात कर लेते हैं, अब इसके लिए बात करना है। तो अब देखो समझना, ये जो पहला पार्ट दिया हुआ उसके लिए बात करते हैं। तो अब आपने ये बोल दिया पहले पार्ट के लिए, अब आपके पास देखो 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सो डेट नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, यानी कोई भी, अब देखो नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 गर्ल्स, यानी मान लिया पहली गर्ल्स दूसरी, एनी 2 गर्ल्स आर नॉट टूगेदर। ठीक है, इसका मतलब जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग गैप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, गैप मेथड क्या दिया, नो 2 गर्ल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, तो आप क्या करिए, गैप मेथड का यूज कर लीजिए। अब देखो गैप मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो समझना, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास बॉयज हैं, हमने क्या किया, देखो B1 B2 B3, मान लिया B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज हैं, और G1 G2 G3 G4, बेटा ये 4 हमारे पास गर्ल्स दी हुई है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, कोई भी गर्ल्स टूगेदर नहीं होनी चाहिए। तो दो गैप मेथड हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले बॉयज को हमने अरेंज कर लिया, जिसके साथ कंडीशन, देखो गर्ल्स के साथ कंडीशन दी, जिसके साथ कंडीशन नहीं दी है उसको हमने अरेंज कर लिया। तो देखो B1 B2 B3 B4 को अरेंज कर लिया। अब बताओ ये बॉयज का जो अरेंजमेंट आ जाएगा, द अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, ये कितने वे, देखो 4 बॉयज हैं, 4 वे से हमने अरेंज कर लिया, तो इसका मतलब इनका जो अरेंजमेंट आ जाएगा वो फैक्टोरियल 4 वे से आ जाएगा। ठीक, अब जरा एक बात समझना,
जैसे ही आया, अब देखो इनके बीच में ये जो प्लेस है 1 2 3 4 5, देखो अगर इन 5 प्लेसेस में कहीं भी गर्ल्स आप बैठा दोगे तो कोई भी 2 गर्ल्स कभी टुगेदर होंगी ही नहीं, सारी की सारी गर्ल्स सेपरेट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो जब कभी भी ये आ जाए नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो हम लोग बेटा इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग सबसे पहले जिसके साथ कंडीशन नहीं दिया, द बॉयज के साथ कोई कंडीशन नहीं दी थी, मैंने सबसे पहले अरेंज कर लिया, 4 बॉयज थे तो 4 प्लेस पे अरेंज कर लिया, तो फैक्टोरियल 4 वे से। अब इसका मतलब इनके बीच में जो रेड वाला बॉक्स बनाया, तो ये आपके पास कितने प्लेसेस आ गए, 5। इन 5 प्लेसेस पे एनी 4, इन 5 में से एनी 4 प्लेसेस पे आप कहीं भी गर्ल्स बैठा दो तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर आ जाएंगे। तो फॉर गर्ल्स के लिए जो अरेंजमेंट आ जाएगा, द अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स ठीक, तो इसके लिए बात कर लेते, तो कितने प्लेसेस हैं, 5, उसमें से कोई हमने कितने प्लेस ले ली, 5p4 कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 5p4, या आप बोल सकते हो 5 में से कोई 4 प्लेस सेलेक्ट कर लें और उसमें से 4 फैक्टोरियल वे से इन गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, दोनों कुछ भी ले सकते हो। सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आपका आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा, अब दो बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 यानी 5c4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये गर्ल्स के लिए हुआ इंटू बॉयज के लिए आ गया, ये आपका क्या। तो बात समझ में आ गई ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ गया जब नो 2 गर्ल्स टुगेदर होंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन, इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सब में देखो बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क है, इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज होता है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो आपको ऐसा अप्रोच लगाना है, गैप मेथड यूज करना है, जिसके साथ कंडीशन नहीं दी है उनको पहले अरेंज कर लिया, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। और गैप मेथड में तभी हो पाएगा जिसके साथ कंडीशन है वो नॉन कंडीशन से कम होने चाहिए। मान लिया अगर 3 बॉयज होते और 5 गर्ल्स हो जाती तो हो ही नहीं सकता था। मान लिया 3 बॉयज उनके 4 प्लेसेस आए, ठीक है, तो इसका मतलब जिसके साथ कंडीशन नहीं है उनके नंबर ऑफ जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक, चलिए भाई, आप देखो बी पार्ट अच्छे से पढ़िएगा। ये क्या कह रहे हैं, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कि सारी की सारी गर्ल्स टुगेदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, जैसे इससे पहले भी सॉल्व करते थे नो टुगेदर, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, माइनस क्या करना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन दे आर टुगेदर। ठीक है, तो आपको जो है यानी इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट में आएगा, बात समझ में आ गई, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर या एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड। ठीक, एक भी सेपरेट हो सकती है, 2 भी सेपरेट हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लिया। देखो अब देखो समझना, यानी इसका मतलब जब कभी एटलीस्ट, यानी इसका मतलब 1 गर्ल भी साथ, 2 गर्ल्स भी साथ में आ सकती है, 3 गर्ल भी साथ में आ सकती है, 4 की चारों गर्ल्स भी साथ में आ सकती है, या कोई भी, ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो जब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे तो उसमें सारे केस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, कि इसमें कोई भी ये भी केस आ जाएगा जब कोई भी गर्ल्स साथ टुगेदर नहीं होगी। ठीक, व्हेन 1 गर्ल टुगेदर, 2 गर्ल्स टुगेदर, 3 गर्ल्स टुगेदर, ऑल द गर्ल्स 4 गर्ल्स आर टुगेदर, ये सारे केस उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो भाई। अगर हम टोटल नंबर ऑफ केस निकालेंगे उसमें से क्या निकाल दो, माइनस जब ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ये अगर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 3 गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है, 1 गर्ल्स आर टुगेदर। बात समझ गए ना, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट चीजें हैं। ठीक, आपने क्या बोल दिया, ठीक है, अब जब इन्होंने बोल दिया है यानी केस सेकेंड, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मीनिंग क्या हो गया, या और एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड। ठीक, इसके लिए क्या करेगा, नॉट ऑल द गर्ल्स, तो टोटल, इसका मीनिंग हुआ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस क्या आ जाएगा, व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, व्हेन ऑल द गर्ल्स आर
टूगेदर। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा ये ऐसे बात कर लेंगे। अब देखो समझना भाई, तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ, कितने बॉयज थे 4, कितनी गर्ल्स थे 4, तो टोटल कितने लोग हो गए 8। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सबका कोई भी, यानी सबका कुछ भी कर ले तो 8 लोग हैं, तो 8 पोजीशन आ जाएंगी। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8 पोजीशन आएंगी, 8 सीटिंग अरेंजमेंट, तो 4 + 4 8, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। When all the girls are together, अब ये बताओ जब all the girls are together हैं, देखो अब इससे पहले हमने कर चुका, तो उन गर्ल्स को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो वो सारी 4 गर्ल्स कितनी हो गई, 1 हो गई। कितने बॉयज हुए, 4 बॉयज हुए, तो 4 बॉयज और 1 गर्ल, यानी कि ये 5 मतलब 1, इसको मिलके कितने बॉयज हो गए, 5 टोटल हो गए कि नहीं। यानी इसका मतलब हमने क्या किया, देखो समझ लेना, इधर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो आपकी जो गर्ल्स थी, यानी इसका मतलब G1 G2 G3 G4, ठीक, G4, इसको एक ले लिया, बाकी B1 B2 B3 B4 B5, सॉरी, तो ये जो आपका ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, यानी ये टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। तो इनका अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 वे से। अब ये 4 गर्ल्स हैं, इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 वे से हो जाएगा। बात पक्की। तो इसका मतलब अब जो पार्ट आपका आएगा, यानी इसका मतलब व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये बात समझ में आ गई, उन गर्ल्स। अब देखिए इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अब देखो ये समझना, क्वेश्चन ए पार्ट और सी पार्ट लगभग दोनों क्या दिए हैं, सेम दिए हुए हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस जरा अच्छे से समझिएगा। जो सी पार्ट कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, यानी बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स, देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, आर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, आर ईच बॉयज फॉलो द गर्ल्स एंड ईच। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी क्या यूज करना पड़ेगा, हमें गैप मेथड यूज करना पड़ेगा। अब देखो जब गैप मेथड यूज करना पड़ेगा तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अब देखो समझना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये गिरा, यानी इन्होंने बोला है बॉयज एंड गर्ल्स आर फॉलोज, यानी इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अगर बॉयज है फिर उसके बाद एक गर्ल, एक बॉयज, एक गर्ल, एक बॉयज, एक गर्ल्स, ऐसे दिया हुआ है, तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, अब देखो समझना, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर जो है, ये कह रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट दिया हुआ है, तो इसके मीनिंग क्या हुआ, तो अब देखो यहां पे समझ लेना। अब देखो इस वेज में क्या आ जाएगा, देखो बॉयज B1 B2 B3, ठीक, B4, ये आ गया। अब देखो इसका मतलब ये बॉयज एंड गर्ल्स, यानी ये G1, ठीक, यहाँ पे जो भी आएगा ये दिस दिस दिस, अब देखो यहाँ पे ये प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखो इससे पहले जो बात है, अब देखो समझना, खूब अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, यानी एट ए टाइम पे, देखो पहले वाले क्वेश्चन में एट ए टाइम में ये वाला भी प्लेस आ जाता था, ठीक, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वाला प्लेस नहीं आएगा, तो बॉयज गर्ल्स, यानी बॉयज गर्ल्स ऐसा अल्टरनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फैक्टोरियल 4 बॉयज का इंटू फैक्टोरियल 4 गर्ल्स का, 4 प्लेसेस बॉयज के लिए हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस बॉयज के लिए, 4 प्लेसेस गर्ल्स के लिए। अच्छा, या इसमें एक काम और भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, गर्ल्स G1 ऐसे भी हो सकता है। अब कोई कहेगा सर ये वाला जो है G1 G2 ऐसे कर लें, G1 G2 G3 और G4 कर लें, तो इनके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा। देखो फिर वही बात, उस वाले में हमारे पास जो चांसेस थे, देखो यहाँ पे जो प्लेसेस थे, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें इसमें जो भी आएगा वो भी कितने वे से आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, दोनों का सम करना पड़ेगा, दिस और दिस है, तो ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। अब एक बात समझना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि देखो ये 4 हुआ। अब देखो एक बात समझना, इसमें गर्ल्स बेस उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वहां पे एट ए टाइम, देखो उस क्वेश्चन में गैप मेथड में क्या था, देखो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ए पार्ट में क्या था, देखो समझना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, जैसे हमने देखो बॉयज, अब फर्स्ट पार्ट में देख लेना, जैसे B1 B2 B3,
B4 ऐसे कर दिया। हो सकता है किसी ने गर्ल्स G1 यहाँ रखा, अब देखो G2 यहाँ रख दिया, G3 यहाँ रख दिया, G4 यहाँ रख दिया, तो ये वाला जो है B1 B2 साथ में आ गया। वो वाला केस फर्स्ट वाले केस में इंक्लूड हो गया, लेकिन इस केस में ये इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्ल्स के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? बॉयज, बॉयज के जस्ट बाद फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, अल्टरनेटिंग ये आना चाहिए। यहाँ पे पहले पार्ट में 2 बॉयज हो सकते हैं, ठीक है, उसमें बस 2 गर्ल्स, उसमें एक कंडीशन थी 2 गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? बॉयज के बीच में भी, बॉयज और गर्ल्स दोनों के बीच में, यानी एक बॉयज के बाद गर्ल्स और एक गर्ल्स के फिर गर्ल्स के बाद बॉयज, ऐसे आना चाहिए था। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में डिफरेंस समझ गया कि नहीं समझ गया? तो फर्स्ट फिर से एक बार समझ लीजिए, जो फर्स्ट पार्ट कह रहा था उसमें नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो उस केस में देखो एक ये केस इंक्लूडेड हो गया, उसमें देखो ये सारी गर्ल्स नॉट टुगेदर है, लेकिन 2 बॉयज आर टुगेदर हो भी सकते हैं, ऐसा एक केस आ गया। लेकिन इस सी पार्ट में क्या आएगा? गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, ऐसे आएगा, या बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला केस लग गया। तो बहुत ही अच्छे से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से इसको अच्छे से समझिएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो सबको मुझे लग रहा है अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी, पहले पार्ट और सी पार्ट में डिफरेंस क्या है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ गए ना? ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वो रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। अब देखो इसको 2 मेथड से सीखेंगे, एक हम सब्जेक्टिव अप्रोच सीखेंगे, एक क्या सीखेंगे? ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखेंगे। अच्छा देखो, आप लोगों को सबको डिक्शनरी में कोई भी अगर आपको जो वर्ड सर्च करना है तो आप लोग क्या कैसे वो सर्च करना तो सबसे आता ही होगा। जैसे मान लिया अगर हमने मैथ्स के बारे में, मैथ्स का मीनिंग हमें सर्च करना है, देखो आप सबसे पहले मैथ्स में जाते हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? कोई भी लेटर्स यानी कोई वर्ड्स तो सबसे पहले देखते हो किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो डिक्शनरी में जो भी होगा, अब जैसे मान लिया ये डिक्शनरी दिया हुआ है तो सबसे पहले एम पे जाओगे, फिर आप देखोगे फिर ए से स्टार्ट होने वाला, फिर टी से स्टार्ट होने वाला, फिर एच पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी मान ली लेटर्स दिए हुए हैं और उनसे बोला जाए कि इस वर्ड की पोजीशन अगर इनसे फॉर्म होने वाले सारे वर्ड हैं, जैसे मान लिया एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे मैंने ले लिया सिंपल सा, मैंने ले लिया भाई अगर ए, ठीक है, सिंपल सी बात कर ली, मैंने बोल दिया ए बी और डी से मान लिया ए बी डी ई से मान लिया, कह रहे हैं जिनकी मीनिंग है मीनिंगलेस जो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं उनसे इसकी बताना कितने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो समझना, अगर इनसे बनाना होगा आपको, सपोज पहले समझ लो कि भाई इनसे अगर हमको वर्ड बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? ए से बनाओगे वर्ड, ए से स्टार्ट होने वाले, देखो ए आपने स्टार्ट किया, फिर उससे कितने वर्ड बनेंगे? फिर बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाओगे, फिर डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाओगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाओगे, यानी ऐसे ही तो आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ जाता है, ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाना पड़ेगा हमें। फिर आप क्या करते हो? जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा, देखो अगर देखो समझना, जैसे हमने एक सिंपल सा ले लिया, हमने कहा कि भाई इस वर्ड की रैंकिंग यानी आपको रैंक निकालना है डिक्शनरी में। जैसे सिंपल सा है MOTHER, हम मदर के बारे में बात करते हैं, इसकी अगर हमको रैंकिंग निकालनी है कि भाई अगर इन लेटर्स से, ठीक है, जिसमें जो यूज हुए हैं इन लेटर्स से अगर हम ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी में बनाएं, कितने भी वर्ड्स बन सकते हैं। देखो हो सकता है किसी अब कोई अब इनसे बनाएंगे एम से, ओ से, THER ये दिया हुआ है। अब हो सकता है अगर इनसे वर्ड बनाना चाहें तो सबसे पहले एक बार एम से स्टार्ट होने वाले बनाएंगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाले बनाएंगे, फिर टी से स्टार्ट होने वाले बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो ये मदर है इनकी रैंकिंग क्या होगी? इनसे अगर MOTHER इन लेटर्स से अगर हम वर्ड बनाएं, ठीक है, और डिक्शनरी में उन्हें इन्हीं वर्ड से उसकी एक डिक्शनरी बनाएं। अब ये सारी डिक्शनरी नहीं है, सारे अल्फाबेट की डिक्शनरी नहीं है, केवल MOTHER इन्हीं लेटर्स से अगर हम एक डिक्शनरी फॉर्म करें तो उसमें टोटल लेटर्स कितने हो, यानी टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वर्ड्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उन वर्ड्स में मदर की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब जरा समझते हैं, जब कभी भी ऐसे आए तो हमारे पास 2 मेथड है। तो फर्स्ट जो मेथड है, हम सब्जेक्टिव मेथड देखेंगे, ठीक।
फर्स्ट मेथड क्या दिया है आपका, सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक, ये दिया है सब्जेक्टिव मेथड, ठीक। इसमें पूरा फिर एक हम लोग एक बिल्कुल शॉर्टकट एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले अप्रोच देखिए। अब देखो सब्जेक्टिव जो मेथड दिया है, अब जैसे आपके स्कूल लेवल पे आएगा तो आपको सब्जेक्टिव मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रैंक के क्वेश्चन जैसे MOTHER है, तो अब देखो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, तो आप ये बताइए सबसे पहले अगर अल्फाबेट्स के लिए बात कर ली जाए, तो सबसे पहले भाई क्या आ जाएगा, सबसे पहले E आ जाएगा, ठीक। फिर आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, R, फिर लास्ट में T आ जाएगा। देखो हमने ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो एक बार समझना, अब देखो देखते हैं यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है। देखो सब्जेक्टिव मैटर, यानी इसका मतलब अब देखो अगर आप ये बताओ, अगर इन लेटर्स से डिक्शनरी में सारे वर्ड बनाए तो सबसे पहले बोलो किससे स्टार्ट होंगे, E से सारे बन चुके होंगे कि नहीं बन, E से सारे लेटर्स बनेंगे, फिर S से सारे लेटर्स बनेंगे, उसके बाद M की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो जब कभी भी आपको उसकी डिक्शनरी में नली पोजीशन निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उससे पहले कितने लेटर्स फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब देखो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर M, यानी इससे पहले देखो अब समझना, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट होता है बिफोर M। तो इसका मतलब देखो ये कितने लेटर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका मतलब 6 बॉक्स बनेंगे। देखो खूब अच्छे समझिएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये 6 बॉक्स आ गए। तो जो पहला बॉक्स है इसका मतलब इसमें M से पहले हमको चाहिए, तो M से पहले कौन आ रहा है, E आ रहा है और H आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ, और वो कोई लेटर्स रिपीट नहीं कर रहा आपका, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ E से कितने लेटर्स बन रहे, E और H, यानी इसका मतलब इस बॉक्स पे या तो E आ जाए या तो H आ जाए, यानी E से सारे बनने वाले और H से सारे बनने वाले। तो E से फॉर्म होने वाले सारे वर्ड्स जो आएंगे, देखो इसका मतलब ये बॉक्स कितने वे से, 2 वे से। अब कोई भी एक लेटर्स मान लिया E यहाँ फिक्स हो गया। अब एक बात इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कितने बॉक्स बचे, 5 बॉक्स बचे, 1 2 3 4 5। अब 5 लेटर्स हैं, 5 बॉक्स है, तो कितने वे से, फैक्टोरियल 5 वे से। तो इसका मतलब बिफोर M जो आएगा वो इतने लेटर्स आपके बन जाएंगे, यानी 240 लेटर्स 240 वर्ड्स बन चुके होंगे, ठीक है। बात समझ गए, 240 वर्ड सारे, यानी जो मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो कुछ भी हो, बात समझ में आई। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ से M से स्टार्ट, इसकी हमको रैंक चाहिए थी, तो हम पहले ये देखते हैं इससे पहले कितने बन चुके होंगे। तो अब इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में। फिर M के लिए बात करते हैं, तो M से पहले कितने लोग आ रहे हैं, तो M से पहले 2 लोग आ रहे थे, तो इस बॉक्स में 2 लोग, तो टोटल अरेंजमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा था, तो ये आ गया। अब सेकेंड केस, अब ये देखो इसका मतलब अब M देखो, अब जब आप जैसे मान लीजिए M दिया हुआ है, देखो समझना, अब डिक्शनरी में M से स्टार्ट कर दो, तो सबसे पहले A से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो M जब फिक्स हुआ तो M को हटा दो, यहाँ से M फिक्स हो गया, इसको कैंसिल कर दो। अब ये E है, अभी वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था, यानी यहाँ पे अगर अभी मान लो कि E दिया हुआ है, ठीक, ये M कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितने बॉक्सेस बचे, अब देखो समझना, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये दिया, यानी M तो आपका फिक्स हो गया। अब देखो इसके बाद M के बाद कौन आ रहा है, O आ रहा है। O से पहले देखो कौन कौन से आ रहे हैं, तो M तो फिक्स हो गया, E और H आ रहा है। देखो अब यहाँ पे E से स्टार्ट, E जब लिखा जाएगा उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे, फिर यहाँ H लिखा जाएगा उससे स्टार्ट होने वाले, देखो पहले यहाँ पे फर्स्ट इस प्लेस पे E से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बनेंगे डिक्शनरी में, E से, फिर उसके बाद क्या आएगा, H आएगा, फिर उसके बाद जाके फिर O आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो समझ लेना, M, फिर E से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे ऐसे, E फिक्स हो गया, इधर सारे बने, फिर M हुआ, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, H से स्टार्ट होने वाले सारे बनेंगे, फिर M हुआ, O से स्टार्ट होने वाले सारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पक्का ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब समझ लो, तो हमें M, हमने पहले क्या कर दिया, बिफोर ही, अब हमने क्या कर दिया, जो M दिया है उसको फिक्स कर दिया। M जब फिक्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने जब M फिक्स कर दिया तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, O दिया। तो हम ये देखते हैं जो लेटर्स है उससे पहले देखते हैं, जो भी लेटर्स आए बस सेम फंडा है, जो यहाँ पे पुट अप करो पहले फिक्स कर दो, और उसके बाद देखो उससे पहले कौन है, तो उससे पहले कौन कितने लोग आ रहे हैं,
तो इस प्लेस पे या तो ई आएगा या तो एच आ जाएगा। तो अब आपके पास ये एच में से कोई एक फिक्स हो गया। अब आपके पास 4 प्लेस है, यानी इसका मतलब इस बॉक्स को कितने वे से भरेंगे 2। अब आपके पास कितने लेटर्स बचे 4, तो 4 लेटर्स फैक्टोरियल 4 वे से, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसका मतलब 24 यानी 48 आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड केस क्या हुआ, देखो थर्ड बात क्या हुई। थर्ड बात ये हुई कि अगर आपका देखो m तो फिक्स था ही था, अब हमने देखो o से पहले भी निकाल लिया, o फिक्स कर दिया। अब जब o फिक्स कर दिया, o को कैंसिल कर दो, o को कैंसिल कर दिया। फिर अब देखो यहाँ पे क्या आ जाए, आना चाहिए t आना चाहिए। अब t आना चाहिए, तो ये देखते हैं t से पहले, देखो जो भी लेटर यहाँ फिक्स होने वाला उससे पहले, तो उससे पहले कौन आएगा, e से स्टार्ट होने वाला बनेगा, फिर s से स्टार्ट होने वाला बनेगा, फिर r से स्टार्ट होने वाला बनेगा। तो इसका मतलब इस बॉक्स पे क्या आ सकता है, ई आ सकता है या एच आ सकता है या आर आ सकता है। तो कितने लोग आ सकते हैं, 3 लोग आ सकते हैं। ठीक, 3 तरीके से इनटू, अब कितने बॉक्स बचे, 3 ही तो बॉक्स बचे। ठीक, तो उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वे से, उस पर तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 यानी कि इसका मतलब कितना आ गया 18 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी 6 इंटू 3 यानी 18 आ जाएगा पक्का। तो ये आपका आ गया। फिर अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब देखो फोर्थ पॉइंट में, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो m तो पहले फिक्स हो चुका, 1 2 3 4 5, m पहले फिक्स हो चुका, o भी फिक्स कर दिया। अब हमने h भी फिक्स कर दिया, सॉरी t भी फिक्स कर दिया। अब t फिक्स हो गया। अब जब t फिक्स हो गया उसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखो t के बाद क्या आ रहा है, h आना चाहिए। तो यहाँ पे h आना चाहिए, तो h से पहले यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, e आएगा, केवल एक वे से, तो एक वे से। अब कितने बॉक्स बचे, 2 बॉक्स बचे, इंटू फैक्टोरियल 2 वे से, इसका मतलब 2 आ गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, m हुआ, o हुआ, ठीक है, h हुआ, t हुआ, सॉरी h हुआ, ये हो गया। ठीक है, अब h फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, e आना चाहिए था। तो ये बताओ h भी फिक्स हो गया, तो अब बचा e, तो इसका मतलब e तो आएगा ही आएगा। ठीक, उसके से पहले कोई है नहीं, तो इसलिए e लिख दिया हमने। अब बचा क्या, ये कितने वे से आ जाएगा, 1 वे से आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो जब हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 48 यानी 240 और 48 यानी 288 और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 290। तो 290 प्लस 18 308, यानी इसका मतलब इसकी जो पोजीशन आ जाएगी, मदर की जो रैंक आ जाएगी, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 308 आ जाएगी। बात समझ में आई। तो वो सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करनी होती है। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लेटर्स दिया हुआ है उससे पहले कितने आ रहे हैं वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी ऑब्जेक्टिव मेथड, पहले एक सब्जेक्टिव सीख लेते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव मेथड सीख लेते हैं। ठीक, तो जैसे अब देखो ये आपको सॉल्व करना है, फिर दोनों के हम ऑब्जेक्टिव मेथड पे आते हैं। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव मेथड पे आते हैं। देखो ये जैसे एक क्वेश्चन दिया है अगेन, लेकिन अगेन में रिपीट हो जा रहा है, रुको एक सेकेंड, अगेन ना लेके कुछ और ले रहे हैं। तो अगेन में चूंकि a 2 टाइम्स रिपीट कर जा रहा है, तो एक का ऐसे ले, चलिए मैं बात कर ले रहा हूँ, चलो आप ले लो, ठीक है, चलो मेरा ही नाम ले लेते हैं। ठीक है, आप ये कर लीजिए PUNIT, पुनीत, इसकी रैंक निकालनी। ठीक है, अब देखो हम सब्जेक्टिव वे से फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव वे से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसकी अगर हमें रैंक फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो अब देखो ये इसकी रैंक हम देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखो सबसे पहले फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक, चलो कैपिटल लेटर्स लिख दे रहे हैं, आई आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या आ जाएगा, ठीक, आई आ गया, एन आ गया, पी आ जाएगा, टी आ गया और यू आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो हमने देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आई आ गया, एन आ गया, पी आ गया, टी आ गया, यू आ गया। अब देखो ये देखते हैं, देखो हमको पी से स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, पुनीत है तो पी से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं उससे पहले कौन कौन आ रहा है। तो उससे पहले और आई और एन आ रहा है, कितने लेटर्स आ गए, 5 आ गए। तो 5 बॉक्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो आपने 1 2 3 4
तो ये 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, P से। तो P से पहले देखो कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। तो इस बॉक्स पे या तो I आएगा या तो N आएगा। कितने वे से आ जाएगा, 2 वे से आएगा। अब कितने बॉक्स बचे हमारे पास, 4 बचे। ठीक, लेटर्स भी हमारे पास कितने बचे, 4। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एक बात हो गई। अब देखो दूसरी बात आ गई। अब हमने क्या कर दिया, P से स्टार्ट होने वाला। तो P का मतलब फिक्स हो गया। जो फिक्स हो गया उसको हटा दो, हटा दिया। अब हमारे पास बॉक्स कितने बचे, 4 बॉक्स बचे। ठीक, ये 4 बॉक्स आ जाएंगे। अब देखो P स्टार्ट किया तो P के बाद अब क्या आ रहा है, U आ रहा है। तो अब U से पहले क्या आ जाएगा, I आएगा, N आएगा। चूंकि P तो फिक्स हो गया, अब T आएगा। 3 लेटर्स बचे ना। तो इसका मतलब इस बॉक्स में I आ सकता है और N आ सकता है और T आ सकता है। ये जो यहाँ पे फिलअप हो उससे पहले देखो कितने आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस बॉक्स में कितने वे से, 3 वे से। कितने बचे, 3। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 यानी 18 वेज आ गया। फिर देखो थर्ड देखो। अब हमने कहा भाई P भी हो गया। अब इसका मतलब U फिक्स कर दिया। उससे पहले भी बन गया, अब U फिक्स हो गया, U भी फिक्स हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। तो N से पहले देखो क्या आएगा, I आएगा। तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब I आ गया। तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स पे केवल I आएगा। एक तरीके से अब आपके पास कितने बॉक्स बचे, 2। तो 1 इंटू 2 आ गया। फिर देखो नेक्स्ट बाई बात कर लेते हैं। तो आपने ये बोल दिया, PU कर लिया, U कर लिया। अब इसका मतलब N भी फिक्स हो गया, N आ गया। अब आपके पास कितने बचे, 2 बॉक्स। अब बताओ N भी फिक्स हो गया। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो I से पहले कुछ है नहीं तो लिख लिया। फिर T से पहले कुछ है नहीं तो लिख लिया। कितने वे से, ये एक ही वे बच गया। तो अब आपका बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 प्लस 2 50 और 9, ठीक है, 69। तो हमारी जो रैंक आ गई इस लेटर्स की, अगर इन्हीं INPTU से अगर फाइंड आउट किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 69। अब मुझे लग रहा है कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ गया। तो 1-2 क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करिएगा, फिर बात करते हैं। ऐसे NCERT में 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ लेते हैं। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझते हैं। अब देखो समझना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसका पुनीत का कर ले रहे हैं, मदर का आपको खुद सॉल्व करना है। देखो आप क्या करिए, सबसे पहले देखो आपने यही किया, देखो PUNIT। अब देखो समझना, ये दिया हुआ है। अब इन पे नंबरिंग कर देते हैं अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या है, जो सबसे पहले आएगा, हमको पता I आएगा तो उसके ऊपर 1 रैंकिंग कर दी। ठीक, फिर देखते हैं भाई वो ये ऑब्जेक्टिव एक लाइन में, आप 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो उसके बाद क्या आएगा, N आएगा तो उसकी रैंकिंग 2 कर दी। फिर उसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, फिर उसके बाद क्या आएगा, P आएगा तो P की रैंकिंग क्या आ गई, 3 आ गई। समझ गए ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, T आएगा तो T की रैंकिंग 4 कर दी और इसकी रैंकिंग क्या कर दी, 5 कर दी। बात समझ गए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 ऐसा रख दो। जो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल में, तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा, फिर N आएगा, फिर आपका P आएगा, फिर T आएगा, U आएगा। ये आपका आ जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, देखो जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे, जो देखो हमने इससे स्टार्ट की, तो इसके ऊपर रैंकिंग कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये देखते हैं इसके राइट हैंड साइड में इससे लोअर रैंक वाले कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखो ये 3 अगर इसकी रैंकिंग है तो इसके बाद जो है ये कितना आया, 2 और 1, 2 नंबर ऐसे आए जो इससे लोअर रैंक के आ गए। तो लोअर रैंक इसके नीचे 2 लिख दो। ठीक, तो इसका काम खत्म हो गया। अब 5, अब देखो 5 देखते हैं तो इसके बाद तो कितने नंबर्स आए, तो 1 2 3 नंबर्स आ गए। देखो 2 भी लेसर है, 1 भी लेसर है और ये भी लेसर है। तो इसका मतलब कितने नंबर्स आ गए, 3 आ गया। फिर 2 के बाद 1 नंबर आ गया, 1 के बाद कोई नंबर नहीं उससे लेसर, 4 के बाद कोई है ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, हम ये देखते हैं, फिर से एक बार समझ लो। देखो हमने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, इनके नंबरिंग कर ली। फिर हम ये देखते हैं उसके राइट साइड में उससे लोअर रैंक वाले कितने नंबर्स हैं। तो देखो ये 3 था, तो 3 के बाद जो ये 3 रैंक आया, तो 3 के बाद हम देखेंगे इससे लोअर रैंक कौन सी आई, 2 रैंक आई और 1 रैंक आ गई। ठीक, केवल यही 2 और 1 आए। कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। 5 के बाद देखेंगे तो 5 के बाद देखो 2 1 और 4 आ गया। तो ये कितनी रैंक आ गई, 3 आ गया। तो 2 के बाद केवल एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 के बाद कोई आएगा ही नहीं, 0 और ये 4 आ गया। अब इसके बाद देखो स्टार्टिंग से, देखो हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं जी, स्टार्टिंग जो भी ऐसे रैंकिंग लो उसके बाद स्टार्टिंग से देखो 0 फैक्टोरियल, हमेशा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बात कर ली। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से बात कर ली। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इनका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करते हैं, दिस ठीक, इसका प्रोडक्ट कर दिया ऐसे। ठीक, दिस इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे। अब जब प्रोडक्ट किया तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, प्लस, अब प्लस लगा दिया, इसका कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस
ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो वही चीज़ आ रही है 1 इंटू देखो 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू देखो ये देखो वही चीज़ आ रही है 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब 18, ठीक, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू देखो यहाँ पे यही चीज़ आई थी, ठीक, ये चीज़ आ गई। तो ये कितना आ जाएगा 48 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो इसकी रैंक बोलो कितनी आ गई 69 आ गई। ठीक है, बात समझ गए ना। तो सॉरी, इसकी जो रैंक आएगी वो 68 आ गई। अब लेकिन एक बात समझना, ये क्या करता है, जब ऑब्जेक्टिव मेथड होता है तो हमेशा याद कर लेना इसमें हमें अपनी तरफ से +1, क्योंकि ये बताता है ऑब्जेक्टिव मेथड से बिफोर उसके पहले कितने बने, तो उसकी करंट पोजीशन के लिए +1 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच करो तो वो बिफोर बताता है, उससे पहले कितने वर्ड्स बन रहे हैं वो बताता है। तो उसकी करंट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए +1 कर दो तो 69 आ जाएगा। पक्का। अब जैसे जल्दी से हम देख लेते हैं, मदर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम मदर के लिए बात कर लेते हैं तो देखो इसमें MOTHER दिया हुआ है। ठीक, अब अगर इनकी रैंकिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, अब भाई इसमें जरा रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। बताओ भाई रैंकिंग क्या आ जाएगी सबसे पहले, तो सबसे पहले किसकी रैंक आ जाएगी, ठीक, ई की रैंक आ जाएगी। ई के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच के बाद क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। ठीक है, फिर ओ की रैंक आ जाएगी, फिर अरे सॉरी ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, ये आपकी रैंकिंग आ जाएगी। तो ये देखो आपकी रैंकिंग आ गई। अब देखो समझना भाई, अब क्या करेंगे आप लोग, अब ये देखेंगे कि इसके नीचे देखो कितने लेटर्स दिए हुए हैं। अब देखो 3 के बाद 3 यहाँ पे लोअर रैंक है ना, तो इसके बाद लोअर रैंक कौन सी आएगी 2 1, केवल 2 ही आ गए। अब देखो ये हो गया। 4 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे केवल कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। फिर 6 के बाद कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। फिर 2 के बाद केवल 1 लोग, ये 0 आ गया। फिर उसके नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू 3 का मतलब कितना आ जाएगा 18। ठीक है, प्लस 24 दिस यानी कितना आ जाएगा 48। पक्का। और ये 120 यानी 240 आ गया। अब देखो ये बिफोर बता रहा है, इसका मतलब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 0 0 यानी ये कितना आ गया 20 और 20 और ये कितना आ जाएगा 240 और 20 कितना आ जाएगा 260 यानी 30 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 308 और ये कितना आ जाएगा 309। ठीक, तो ये आपकी रैंकिंग आ जाएगी। बात समझ गए ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ जाएगा 309 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, बात सबको समझ में आ गई। ठीक, सब्जेक्टिव मेथड में कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, देखो कुछ एडिशन में मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ था। तो ठीक है, इसमें अच्छा ये वाला 1 नहीं ऐड किया था तो +1 कर लोगे तो ये 9 आ जाएगा। एक बार करेक्शन देख लेना भाई। तो वहाँ सब्जेक्टिव मेथड में भी 309 आ गया था, अब ऐड कर लीजिएगा तो ये वाला 1 ऐड ही नहीं किया था तो ये भी 309 आ जाएगा, वो भी 309 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट 10 पे हम लोग पढ़ेंगे जब यहाँ पे वर्ड्स क्या हो जाए डिफरेंट यानी ये जब रिपीटेड हो जाए, जैसे अगेन वाले के लिए बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रैंक जब जो आएगा जब लेटर्स क्या हो जाएंगे रिपीटेड हो जाएंगे। ठीक, ओके बाय बेटा।